दिन देखा कि भाई हिंदुस्तानी खानों में कोई प्राइड महसूस नहीं कर रहा सर आते हुए। सारे इंडियन मुगलाई रेस्टोरेंट दे वर रीब्रांडिंग themselves into modern Indian cuisine, progressive Indian cuisine. मैं कहा यार देखो कुछ ना कुछ काम करना है, हमारे बेहतरीन खाने इनको जिंदा करना है। तो मैंने फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करा। फिर मैंने एक टीवी पे शो किया लॉस्ट रेसिपीज करके। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में इतना अच्छा हिंदुस्तानी खाना नहीं मिलता जितना मुझे जाके लंदन में मिलता है, और जितने किस्म का मुझे लंदन में मिल जाता है वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ खाने को मिला दुनिया में? लेकिन साहब मेरे साथ मसला ये है कि मुझे खाना बुरा लगता नहीं है। सबसे मुश्किल सवाल है, और चीज सही बनी हुई अगर है ना तो मैं उसको खूब एंजॉय करता हूँ कि अच्छी बनी हुई मैगी बुरे बने हुए कौरमे से बेहतर है। ये आग का दरिया है और दूध के दरिया, ये इश्क नहीं आता, खाने से इश्क करना पड़ता है, तब बात बचती है आगे। लखनऊ में बिरयानी नहीं है मैम, बहुत मिलेगा लखनऊ वालों। आपके यहाँ बिरयानी नहीं होती, आपके यहाँ पुलाव होता है जो बेहतरीन होता है, और बिरयानी आपको खानी आप हैदराबाद जाइए, बेहतरीन बिरयानी है। आज दिल्ली की सिग्नेचर डिश जो बन गई है वो है छोले भटूरे। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये दिल्ली की थी कि दिल्ली में आई? दिल्ली का खाना जो है, जो आज आप खा रहे हैं, जो आप छोले भटूरे खाते हैं, जो बर्गर और पिज्ज़ा खाते हैं, ये दिल्ली में दस्तरखान का सफ़र, लज्जत का सफ़र, मज़े का सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये खाने बने हैं और पूरी दुनिया तक पहुँचे हैं। ये खाना कहाँ से शुरू होता है? कदीम ज़माने से, जब दिल्ली जो है वो पुरानी दिल्ली थी, जब यहाँ पे तुर्क नहीं आए थे, ईरानी नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त भी हमारा जो है तड़का तो हमारा था, भारत का था, हिंदुस्तानी तड़का लगता था खाने के ऊपर, वो तड़का हमारा हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ अफगानिस्तान से आया खाना, तुर्क आया खाना, तो हमारी हलीम भी आई, समोसा भी आया, जलेबी भी आई, और फिर आगे चले तो मुग़ल आए, और मुग़लों के साथ ईरानी खाने का बहुत गहरा असर आया। खुद मुग़लों का आया, ईरानी खाने का आया, फिर आपका पुलाव भी आया, आपके रोटियां आई, तरह तरह की तंदूरी खाने आने शुरू हुए। अफगानिस्तान से तो आपके आए थे तंदूर, दूसरी चीज़ें आई। उसके बाद फिर और आगे गए तो अंग्रेज़ आ गया। अंग्रेज़ अपने खानों का तराया, कनॉट प्लेस के शानदार रेस्टोरेंट खुले, उनका इम्पैक्ट हमारे खानों पे पड़ा। और जब 1947 हुई, देश का बंटवारा हुआ, तो लाहौर का खाना बड़े पैमाने पे यहाँ पर आ गया। लाहौर का भी लाजवाब खाना होता है। दिल्ली और लाहौर दो ही केंद्र होते थे खाने के। लाहौर का खाना आया, उसके साथ छोले भटूरे भी आए। आज मुझसे लोग कहते हैं भाई दिल्ली आओ तो छोले भटूरे ज़रूर खाना। तो मियाँ मैंने छोले भटूरे नहीं खाए थे जब तक मैं 20-25 साल का हो गया था, क्योंकि दिल्ली में छोले भटूरे कोई नहीं खाता था। ये दिल्ली का खाना नहीं था, लेकिन आज दिल्ली का बन गया, हमने अपना लिया। हम दिल्ली वाले बहुत बड़े दिल के हैं, हम सबको अपना लेते हैं, सबके खाने भी अपना लेते हैं, और सबको खिला भी देते हैं, और सबको टोपी पहना भी देते हैं। ये दिल्ली वालों की, आपकी इस बात को समझ लीजिए। और जब हम जरा आगे बढ़े तो फिर जो है और खाना आया हमारे कनॉट प्लेस से। हमारे फास्ट फूड पहले शुरू हुआ, और उसके बाद आज बर्गर और पिज्ज़ा भी आ गया, चाइनीज़ खाना भी आ गया, दूसरे खाने भी आ गए। फिर दिल्ली तो दिल्ली है, पूरे हिंदुस्तान का दिल है। यहाँ पे साउथ इंडियन खाना भी आया, यहाँ पे बिहार का भी खाना आया, सब इम्पैक्ट आते गए। लेकिन आज हम इन दोनों से बात करेंगे। हालांकि हमारे जलाली साहब जो हैं, इन्होंने कम से कम 2000 रेस्टोरेंट्स का दुनिया भर में घूम के रिव्यू किया है, उन्हें समझा है। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। इन्होंने सारे जो मेजर 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे ओबराय है, चाहे वो लोधी है, या हयात है, या दूसरे होटल्स हैं, वहाँ पर रामपुरी खानों के फेस्टिवल करते रहे हैं। ये जूरी भी हैं, इंडियन कलरी फोरम में, उसमें जूरी भी है ये। और इन्होंने खानों को नया रंग और नया अंदाज भी दिया है। और जो हमारे साथ याहिया बैठे हैं, इनको तो आप देखते होंगे टीवी पे, ये पूरी दुनिया घूमते हैं, और पूरी दुनिया घूम के इनकी ख़ास बात ये है कि ये खाने की परख तो रखते ही हैं, लेकिन साथ में स्ट्रीट फूड के बारे में ये बहुत उम्दा जानते हैं। बहुत इनकी पहचान है स्ट्रीट फूड की, और बहुत ही मज़े से, बहुत आसान ज़ुबान से, खूबसूरत अंदाज से, क्योंकि खाना जो है वो एक तहज़ीब का आईनादार होता है, उसकी तस्वीर होता है। तहजीब जो है लोग पेंटिंग से और म्यूजिक से इससे पहचानते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि असल जो पहचान है किसी समाज की, किसी भी कल्चर की, वो उसके खानों से होती है।
और खाना बनाना आसान खेल नहीं है सर। जी। खाना जो है वो एक खाने बनाने वाला जो जिसको के खानसामा कहते हैं, इसको शेफ कहते हैं आज की ज़ुबान में, वो एक आर्टिस्ट है। वो एक पेंटर से ज़्यादा, एक म्यूजिशियन से ज़्यादा उसको नज़र रखनी पड़ती है। उसकी आँख, नाक, कान सब कुछ खुले होने चाहिए। रंग कैसा, खुशबू कैसी, अंदाज कैसा, वो सारी चीज़ों का माहिर होता है। तो ये दोनों जो बैठे हैं, ये मेरे पास आर्टिस्ट बैठे हैं, ये खाने के आर्टिस्ट हैं। तो जनाब आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले जलाली साहब कुछ तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपको खाने का शौक़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरे साहब मेरी पैदाइश है पुरानी दिल्ली की, लेकिन अरे एक मजे की बात है, ये भी हम तीनों बानी तौर पे बल्ली महाराज थे। हम तीनों बल्ली महाराज वाले। जी 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 जी। और मेरे जो वालिदा थी, वालिद साहब वो थे रामपुर के। जी। तो मेरे दादा का ट्रांसफ़र हुआ, वो मदरसे आलिया में रामपुर में प्रिंसिपल थे। वो दिल्ली आए और मुफ्ती बने फतेहपुरी मस्जिद में। जी। तो उन्हें रिहाइश मिली गली मदरसे वाली, मदरसा हुसैन बख्श, जो ठीक जाम मस्जिद के करीब है। तो मेरे वालिदा जो थी, जब रामपुर से दिल्ली आई तो उन्होंने नोट किया कि रामपुर के खानों से बहुत मुख्तलिफ है यहाँ के खाने। अब आस पड़ोस के लोग थे, खाने भेजना शुरू किए। अच्छा, मेरे वालिद साहब उस ज़माने में 1980s के 70 में वाहिद डॉक्टर थे उस विसिनिटी में। जी। वो हाकिम अजमल खान तिबिया कॉलेज के फर्स्ट बैच के पास आउट था। अच्छा। तो रात को, और 24/7 हमारी क्लिनिक चलती थी, उसी में रिहाइश भी थी। तो जितने भी खान सामा थे अपनी दुकानें बढ़ाने के बाद वो वालिद साहब के पास आते थे। अब साहब उनकी तबीयत ठीक होती थी दवाई लेने के बाद। अब क्या करेगा बावर्ची, तबीयत ठीक हो गई, डॉक्टर साहब के लिए बिरयानी भेजेगा, कबाब भेजेगा, कोई सालन बना के भेजेगा। तो हमारी वालिदा ने देखा कि ये तो रामपुर से मुख्तलिफ खाना है। रामपुर में जैसे थोड़ा सा अफगानी शोरबा होता है, शोरबा है, पतले सालन है, यहाँ का खाना थोड़ा रोबोस्ट है, टेक्सचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने पूछा, भैया हमें बताओ कि ये खाना कैसे बनाते हैं। अब बीइंग डॉक्टर साहब वाइफ, उन्होंने सोचा कि बाजी को बताते, और उन्होंने फिर वो बताना शुरू किया। और फिर एक ज़माना हो गया, 41 साल हो गए पुरानी दिल्ली में रहते हुए, तो मेरी अम्मी ने वो खाना पकड़ लिया क्योंकि बहुत शौकीन था। वहाँ उन्होंने नवाब ऑफ रामपुर के खानसामा हमारे घर आते थे रामपुर में, तो उन्होंने वहाँ से वो खाना सीखा। तो हमारे यहाँ दावतों का सिलसिला खूब रहा। तो मेरा तो सिर्फ समझ लीजिए जो परवरिश हुई ना, वो ये हुई साहब, फला दिन पे घर में इज्तिमा है, फला दिन लोग आ रहे हैं, जाओ भाई सुबह नारी ले आओ, गोश्त की दुकान पे ले आओ, क्योंकि गोश्त लेना भी एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है। पुरानी दिल्ली में बहुत ही स्पेशल आर्ट है। दुम का गोश्त है कि चाप आएगी, बिरयानी बननी है तो सीना पड़ना है, क्या किस चीज में क्या का गोश्त जाना है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं गोश्त लेने जाता था कसाई के पास, तो वो पूछता था तुम्हारी अम्मा क्या पकाएंगी, मैं कहता था भिंडी को। अच्छा, तो उसके हिसाब से गोश्त देता था। पहले ये पूछता था कि क्या पकाना क्या है इसका, क्योंकि हर चीज के लिए अलग तरह का गोश्त होता था। ये नहीं कि जाके गोश्त लिया और कुछ भी पका लो, उसका हर चीज नहीं पकती थी। तो साहब ऐसे तो मैं सीखा, मेरा दावतें कर खाना। फिर जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज पास आउट करा, तो मेरी खाने में दिलचस्पी बहुत थी, तो मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में कॉलम लिखना शुरू करा। अच्छा। और तकरीबन फिर मैंने 2000 फूड रिव्यूज़ करे। मशगूलियत मेरी यही थी कि मैं जाता था, खाने खाता था और उसके बारे में लिखता था। तो तकरीबन 3-4 साल मैंने तकरीबन 2-2.5 हज़ार रेस्टोरेंट में खाना खाया, उनका रिव्यू करा। और फिर मैंने एक दिन देखा कि भाई हिंदुस्तानी खानों में कोई प्राइड महसूस नहीं करा सर्व करते हुए। सारे इंडियन मुगलाई रेस्टोरेंट दे वर रीब्रांडिंग देमसेल्व्स इनटू मॉडर्न इंडियन क्यूजीन, प्रोग्रेसिव इंडियन क्यूजीन। तो मैं कहा यार देखो, कुछ ना कुछ काम करना है, हमारे बेहतरीन खाने इनको जिंदा करना है। तो मैंने फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करा। फिर मैंने एक टी पे शो किया लॉस्ट रेसिपीज़ करके। फिर मैंने जितनी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी गया, वहाँ पे नुस्खा शाहजहानी का ओरिजिनल नुस्खा था, आज भी मौजूद है। नुस्खा शाहजहानी, आयने अकबरी, ये आयने अकबरी उस ज़माने की किताब है, अकबर के ज़माने की, विच इज़ लाइक अ बाइबल ऑफ मुगलाई फूड। उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था कि उस ज़माने में क्या खाया जाता था और क्या क्या मसाले पड़ते थे, मसाले और उनकी सारी मेजरमेंट्स। मेजरमेंट, टी स्पून, टेबल स्पून तो उसमें लिखे नहीं है, तोला, छटाक, माशा, मुट्ठी, ये मेजरमेंट उसमें लिखे। फिर मैंने उन रेसिपीज़ को रिक्रिएट करा, टेबल स्टैंडर्डाइज करा टेबल स्पून और टी स्पून में, और फिर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े 5 स्टार में वो खाने पेश किए। और लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये इतने ओरिजिनल खाने, इतने सिंपल खाने, तो बाज़ार में जो मिल रहा है वो बहुत मतलब ज़्यादा भाई बेहतर बताएंगे, कोई चीज़ बची नहीं है जिसमें मक्खन और क्रीम नहीं जाता, लेकिन घरों के खाने बहुत मुख्तलिफ है। मैं इस पे भी आऊँगा
कि असली मुगलई खाना और जो आज मुगलई के नाम पे हो रहा है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। मैं जरा याहिया साहब का जो है तारुफ ले लूँ और इनसे सुन लूँ कि ये फोटोग्राफर भी हैं, ये ब्लॉगर भी हैं और ये खाने की खुशबू जानने वाले भी हैं। तो इनसे मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा कि इनका ये खाने के बारे में ब्लॉग बनाने का शौक मुख्तसरन कैसे हुआ? सबसे पहली बात तो ये कि लंच का टाइम है इस वक्त जी, और आपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में इतने खाने गिनवा दिए। आपने समोसा नहीं छोड़ा, आपने कचौरी, छोले भटूरे, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या। मैं तो ब्लैंक हुआ वो मुझे तो आपने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। बहरहाल बात यह है कि खाने का शौक सबको होता है जी, और सभी को ये शौक होता है कि हम बेहतर से बेहतर खाएं। जी, और जहाँ तक सवाल ये है कि ये ब्लॉगिंग शुरू कैसे, तो 4 साल की उम्र से कैमरे से इश्क हो गया ये। अरे और मेरे खिलौने ओरिजिनल कैमराज होते थे, वो खेल के तोड़ता था। तो ये यूँ ज़िंदगी में आया। जी, उसके बाद तकरीबन 20-22 साल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी की, तो मज़ीद ये प्रोफेशन का पार्ट बन गया। उसके बाद देखा कि भाई कुछ फ़ोटोज़ हैं जो पूरी सीरीज़ है सन 2002 से लेके 2020 तक के, हर साल की हरमैन शर्ट बनी जी मेरे को की शूट करी हुई है। वहाँ के बदलते फेजेज़ हैं, वो सब कुछ है। तो भाई किसी को दिखाना ही चाहिए, कंप्यूटर पर रख कर रहने से क्या फ़ायदा। तो उसकी हमने एग्जीबिशन की कंटिन्यूसली 2 साल IICC जी। तो वहाँ भी लोगों ने इतना उसको पसंद किया। मैं वीडियोस भी हैं, वीडियोस कहाँ दिखाऊँ, दिमाग में आया भाई यूट्यूब पे दिखाओ। यूँ हमारी यूट्यूब की जर्नी शुरू। और फिर खाने के उस पे फिर वो छोले भटूरे आगे आके रुक गए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे। देखिए बहुत सारे चीज़ सवाल है मेरे जहन में, सब पे करेंगे हम। बिरयानी की बात भी करेंगे, पुलाव की बात भी करेंगे, नहारी की बात भी करेंगे, हलीम की बात भी करेंगे, शीर माल और बाखर खानी की बात भी करेंगे और ले देंगे तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा ये। और बाकी सब भी हम करेंगे। लेकिन मैं पहली बात ये जानना चाहता हूँ कि हमारे खाने पे लोग नहीं जानते, हम लोग हमारे खाने पे सिर्फ मुगलों का असर नहीं है भाई, हमारे हकीमों का बहुत रोल है हमारे खाने बनाने में। क्यों है हकीमों का रोल, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़माने में दवाएं कम होती थी, परहेज ज़्यादा होता था। वैद्य जो होता था, हकीम होता था, वो कहता था जी 70% इलाज तो आपका खाने से होगा, 30% 20% आपके ज़िंदगी के रवैये से होगा, 10% दवा से होगा। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा सब कुछ खा लो और कुछ भी। लेकिन अब डॉक्टर भी वापस आ गए हैं कि अल्टीमेटली गट इज द सोर्स ऑफ योर ऑल डिजीजेज। आपका जो खाना क्या खा रहे हो वो फैसला करता है कि आप कितने जिंदा रहोगे और कैसे जिंदा रहोगे, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। तो ये हमारे, लेकिन खास तौर पे हमारी दिल्ली के अंदर, वैसे तो हैदराबाद सब जगह यही हुआ कि हमारे जो खाने बनते थे तो हमारे बादशाह जो होते थे हकीमों को बुला के पूछते थे कि बताओ क्या खाने में क्या मसाले पड़ेंगे, और खाने मौसम के हिसाब से होते थे। तीनों चीज़ों पे मैं सवाल करूँगा। एक तो खाना है जो हकीम तय करते थे, दूसरा खाना है जो हमारे लंगर होते थे, हमारे सूफी, हमारी जो दरगाहें थी वहाँ गरीबों का खाना, लंगरों का खाना, वो भी रिवॉल्व हुआ है 700-750 साल में। जिस निज़ामुद्दीन में बैठे हैं यहीं से निकला है वो 750 साल में लंगर का खाना। और तीसरा था हमारे मजदूर का, गरीब का, करसनदार का खाना, जिसे आज आप नहारी कहते हो, वो वहाँ से निकला था। तीनों पे हम अलग अलग बात करेंगे, लेकिन पहले उसामा साहब मुझे बताइए कि हकीमों का क्या रोल था खानों को बनाने में। ये ना बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है कि हकीमों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। ये किस्सा मुझे याद है कि जब शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट करी और ये शाहजहानाबाद बसाया जी, तो तमाम लोगों की तबीयत हो गई ख़राब। हाँ, अब ठंड बहुत थी दिल्ली में। हाँ, तो उन्हें पानी जो है वो यहाँ का रास नहीं आया जब। हाँ, तो वो इस सोच से ही तो हकीम के पास पहुँचे कि भाई हकीम साहब बताएं क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला जैसे दवाई खाली पेट खाते हैं ना, तो भाई नहर हूँ खूब रोगन के साथ गोश्त को बड़े बड़े चंक्स को रात भर पकाइए और खाली पेट दवाई के तौर पे सुबह उसे खाना है। तो वो इस तरीके से दिल्ली में नहारी की समझ ली एक तरीके से इजाज़त हुई। और जो कायस्थ कम्युनिटी थी हमारी चावड़ी बाज़ार की तरफ, उन लोगों ने चाट्स अपनी इवॉल्व करी, उसमें तेज़ मसाले और खूब फ्राई करके वो चाट आई। इस तरीके से दिल्ली में चाट कल्चर आया और मुसलमानों को नहारी मिली। और नहारी वो अब क्या करते थे साहब, हकीम साहब का था तासीर बताना मसाला की, और वो बना के एज अ सीक्रेट कोड दे दिया जाता था मसालची को। मसालची वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल
टू मेक द ब्लेंड हाँ। कि भाई कबाब मसाला बना दिया, बिरयानी मसाला, नारी मसाला, उन्हें कुक करना नहीं आता था। मसालची यूज टू हैंड ओवर टू दी बावर्ची, जो वो पकाने का हुनर रखता था। एक रेसिपी इन 3 प्रोसेस से डेवलप होती थी, जिसमें तासीर भी आ गई, सही बैलेंस ब्लेंड का भी आ गया और बनाने का भी हुनर आ गया। इस तरीके से समझ लिए हकीम से बावर्ची मौसम के हिसाब से मौसम के बताते हिसाब थे से कि मौसम। सर्दी में क्या खाने खाने हैं, गर्मी में क्या खाने खाने। जैसे अभी 15 20 25 साल पहले तक दिल्ली में कोई नहारी ना बनाता था ना खाता था गर्मी के मौसम में। सिर्फ नवंबर से मार्च तक नहारी खाई जाती थी, वो भी सुबह अल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग, शाम में कोई नहारी नहीं खाता था। अब तो 24 घंटे खा रहे हैं। जैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है वैसे ही नहारी भी बर्बाद हो गई। वो नारी इतनी पॉपुलर हो गई ना, इट्स कॉमन में कुछ खाने होते हैं जो ऊपर से बादशाह के बनते हैं और आवाम उसको कॉपी करती है। हाँ। कुछ खाने थे जो नीचे से ऊपर बोर्ड गरीब से गए बादशाहों के पास। आज बड़ा लोग समझते हैं कि नहारी खा रहे हैं, लेकिन नहारी जो है गरीब का, मजदूर का खाना था कि सुबह खा लिया तो रात तक भूख न लगे, मजदूरी करता जाए और उसको भूख न लगे दोपहर की। अभी आपने कहा कि सर्दी गर्मी के खाने अलग जी और बारीकी है इसमें। जी सर्दी में जब नहारी बनेगी उसके मसालों की बैलेंस चेंज हो जाएगा। हाँ। वही डिश जब गर्मियों में बनेगी तो उसके मसाले दबे की इतनी बारीकी है इस खाने। और मैं कहता हूँ कि खाना बनाना आर्ट है जी। और आर्टिस्ट बैठे वैसे नहीं। मुझे याद है हमारे दादा अब्बा थोड़ा हिकमत का भी काम किया करते थे। तो एक मोहम्मद अहमद साहब थे, हकीम साहब, खारी बावली में। खारी बावली में तो वो नहारी में, वो याद है हमारी जो वालदा थी, गर्मियों में उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती थी। हाँ। अगर बननी है तो कबाब खंदा करके आता है, उसको इस्तेमाल करती थी, उसको हीट उसकी तरह कम होती है। हाँ। तो गर्मी सर्दी, और दादी हमारी बड़ी पर्टिकुलर थी बघार में, हाँ। कि फला दाल है तो फला बघार है, हाँ। फला सब्जी है तो ये बघार है। तो वो, और गर्मियाँ आती लौकी गोश्त और दाल गोश्त और भिंडी गोश्त, दाल गोश्त, सब पे हम आएंगे। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। एक में मजे का वाक़या है, लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे हम जिस बल्ली महारान में रहते थे वहाँ बहुत सारे हकीम थे, लेकिन एक हकीम जकी साहब थे, जैयत प्रेस एक होता था, वहाँ हकीम जकी साहब बैठते थे और उनका मामला ये था, उनके बाहर जो है भाई मजीद आके चाट वाले बैठते थे। भाई जुम्मा के भाई थे वो, उस दिन में फतेहपुर स्कूल पे बैठते थे, फिर वो आते थे यहाँ पे जैयत प्रेस के बाहर बैठा करते। वही जुम्मा भाई जिनका चाट मसाला। तो हम बचपन में जाते थे उनके पास, तो वो देखते थे 3 रुपये 45, मतलब ये होता था चाट वाले की तरफ आवाज़ लगा देना 3 रुपये 45। वो हमारे भाई साहब हमें ले जाते थे, कहते थे भाई चाट खिला दो इनको, तो हमें डट के चाट खिलाई जाती थी 345 नंबर के मसाले के साथ। हमारे आँख नाक कान से पानी बहता था। उसके बाद हकीम जी फिर बुलाते थे, फिर नब्ज देखते थे और नुस्खा लिख देते थे, कहते थे परसों फिर ले आने से चाट खिला देंगे। तो चाट से इलाज करते थे। मैंने देखा है, मेरे पे गुजरी है, मुझे आज तक याद है भाई मजीद का नाम। और ये रिजा से इलाज। ये शायद आप लोगों के लिए भी बल्ली महाराज में इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो ये हकीम जो थे ये अपनी दवा से और चाट से इलाज करते थे। इसमें एक किस्सा जो है शायद आपको पता होगा कि चांदनी चौक में जो नहर बहती थी उसमें कहते हैं कि बाद में सफाई होनी कम हो गई, जब मुगलों का जवाल हुआ, उसका ध्यान रखना हुआ, तो बीमारियां फैलने लगी थी। तो उसी के नतीजे में चाट की दुकानें जो है दोनों तरफ खुली थी। उसके बारे में कुछ कनेक्टेड है ये इसी सब चीज़ों से। और मेरी पैदाइश से बहुत पहले की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, बड़ा बिल्कुल मुश्किल सवाल कर दिया है जी। लेकिन बहरहाल आप ना समझिए कि मैं उस वक्त पैदा हो गया था। मैं भी उसके 100 साल बाद सच तो यही है, खाने जो हमारे पुराने जी। हैं वो इलाज और रिजा दोनों चीज़ें होते थे, दवा भी होते थे, रिजा भी होते थे। जी। बात यहीं से आगे चलती चली गई और रिजा जायकों में डलती चली गई। जी सही बात है। तो इसी चांदनी चौक में हकीमों ने कहा कि चाट ज़्यादा खिलाओ, चाट की दुकानें खोलो। तो पता ये लगा कि दोनों तरफ चाट की दुकानें खुलती चली गई और चाट दिल्ली वाले चटोरे मशहूर हो गया। अब इतना इसीलिए आज भी जो दिल्ली के गिरदोनामा में लोग रहते हैं वो असली चाट और असली स्ट्रीट फूड खाने पुरानी दिल्ली आते हैं, स्पेशली चांदनी चौक। चांदनी चौक चाट में, वगैरह बाजार सीताराम में, खारी बावली पे, लाल कुएं के ऊपर, मौसकाजी पे, जो हमारा चौड़ी बाजार है, यहाँ जो गलियाँ हैं, यहाँ जो चाटें हैं, यहाँ जो मसाले हैं। एक चीज़ का मैं पूछता हूँ, चलिए चाट की बात हो रही है, वो चाट की बात करते हैं, फिर बिरयानी की बात करेंगे। एक चाट होती थी पुरानी दिल्ली की, अब पता नहीं मिलती है कि नहीं,
वो है, एक तो कलमी बड़े होते हैं, दूसरे लौंग चिड़े। लौंग चढ़े, जी जी तो बिल्कुल। लौंग चिड़े अभी मिलते हैं क्या? अभी बिल्कुल मिलते हैं। होता उसको बनाने वाले बहुत महदूद हैं, बहुत कम है। एक वो बड़े मशहूर रफ़ी भाई पहले बनाते थे, वो ठेले पे लेके ठेले पे लेके चलते थे वो, उन्होंने, उनकी औलादे हैं, पता नहीं वो शागिर्द हैं। दिल्ली, आप दिल्ली में रह रहे हो कि पैदा ही शादियां होंगी, लेकिन आपने लौंग चिड़े का नाम नहीं सुना होगा। ये दिल्ली की खास चाट थी। तो जरा सा ये भाई बताइए कि इसे लौंग चिड़े में होता क्या है? मुकम्मल तौर पे वेज होता है सबसे पहले। वेज, ये वेजिटेरियंस की चाट है, वेजिटेरियंस का खाना है। दिखता है एक सीख कबाब है, लेकिन वो भी वेज होता है। दो तरह की उसमें कुल्कियां होती हैं, उसामा भाई, सफेद कुल्की और सफेद एक लाल। लाल। सारा जो उसके अंदर जान होती है वो होती है उसकी चटनी की। हाँ, और मुंह वो पर नहीं आ गया। जितनी तीखी होती है वो उतनी ही ज्यादा पसंद आती है इंसान को। और लोग कहते हैं भाई एक्स्ट्रा दो, अब बोलना मुश्किल। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये लौंग चिड़े और ये लौंग चिड़े है, ये क्या एक नॉन वेज दिखने वाला वेजिटेरियन चाट जो है Vegetarian, वो हम mock meat कर रहे हैं। इसमें भाई के mock meat हमारे कायस्थ तो नहीं बने, क्योंकि दिल्ली के कायस्थ भी जी, जी। ये मत इसीलिए- समझिए कि दिल्ली में खाना बनाने वाले मुसलमान, दिल्ली के असली खाना बनाने वाले दिल्ली के कायस्थ और लाला थे, जिन्होंने दिल्ली की चांदनी चौक वाले, बाजार सीताराम के कश्मीरी पंडित, गुलजार देहलवी, खार देहलवी, इजार देहलवी के सारे खानदान थे। और खास तौर पे कायस लोग कोफ्ते के बड़े माहिर हुए। कोफ्ते के बहुत माहिर होते कोफ्ते उनकी स्पेशलिटी होती है कायस लोगों की भी। काफ़ी मुंगी कमेटी के साथ रहा भी हुए, जी। गाया भी है। अच्छा, ये बताइए मुझे, अब हम आते हैं थोड़ा सा इससे निकल के, एक मुझे बताइए कि लोग कंफ्यूज होते हैं आज के पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है? ठीक। ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा। पहले यही आप बताइए कि बिरयानी में और पुलाव में क्या फ़र्क है, लोग नहीं जानते। देखिए, जितना तज्जिया मैंने घूम कर किया जगह जगह, उसमें ये आखिर में नतीजा ये निकाला, दो लफ्ज़ों का कब बयान अगर किया जाए, कि जब चावल गोश्त के स्टॉक में गलाए जाएंगे, यानी गोश्त की यखनी में जब चावल दम कर दिए जाएं, वो पुलाव हो जाता है मेरे मुताबिक। बाकी मास्टर्स बैठे, ले सकता है मैं गलत हूँ। और जहाँ लेयर की चीज़ें आ गई, यहाँ पहले गोश्त की लेयर आ गई, उसका फिर एक चावल की लेयर आ दोनों में गई, नहीं। दम दोनों में हो गए। तो जहाँ लेयर्स आ गई वो बिरयानी हो गई। दूसरी एक गलतुल आम ये है लोगों की कि जहाँ पुलाव के ऊपर पूरी तरह डल गया और ऑरेंज हो गई तो वो बिरयानी हो गई। ऐसा है ऐसा नहीं। लखनऊ में बहुत मशहूर बिरयानी है, इदरीस बिरयानी। तो उसके जो मालिक हैं, मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने तो ये ईमानदारी से बताइएगा पुलाव है या बिरयानी? वो हंसे मुस्कुराए, कहा कहने लगे ये पुलाव है, लेकिन सब बिरयानी कहते हैं। तो पूरे लखनऊ में बिरयानी नहीं है भाई, माफ कीजिएगा लखनऊ वालों, आपके यहाँ बिरयानी नहीं होती, आपके यहाँ पुलाव होता है जो बेहतरीन होता है। और बिरयानी आपको खानी, आप हैदराबाद जाइए, बेहतरीन बिरयानी आपको। अभी इस पर भी बात करेंगे हम, तीनों बिरयानियों के फर्क पे। उसामा जी, आप मुझे बताइए कि ये पुलाव और बिरयानी में फ़र्क क्या है? देखिए, बिल्कुल बेसिक जो फ़र्क था, जो वाजे करता है दोनों कैटेगरीज को, वो जाया भाई ने क्लियर कर दिया। अगर कच्चे चावल हैं, मतलब आपने चावल अगर उबाल के पसा के अगर बनाए हैं तो वो है बिरयानी। और अगर आपने कच्चे चावल गोश्त की यखनी के साथ दम किए हैं तो वो हो गई यखनी आपकी। पहले स्टॉक बना लेते हैं, स्टॉक बना लेते हैं, उसमें चावल डलते हैं, मीट अलग निकाल लेते हैं, उसको तैयार करके उसके बाद फिर वो मीट डलता है और फिर उसमें जो है उसको दम करते हैं। उधर दोनों कैटेगरी में होगा। तो ये पुलाव और बिरयानी का फ़र्क है। लेकिन एक ओरिजिन की जब आप बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में जो आया वो पुलाव था। बिरयानी नाम की कोई चीज़ का वजूद ही नहीं था। हाँ, समझ लीजिए, ये बिरयानी तो हिंदुस्तान की इजाद है। हिंदुस्तान ने इन्वेंट किया बिरयानी। हिंदुस्तान में जो बकायदा हमारे पास बिरयानी के ईरान साथ से और सारी दुनिया से हमारे पास आया पुलाव। पुलाव आया हमारे पास, और उस पुलाव को हमने बिरयानी में तब्दील कर दिया। समझ ली, और थोड़े मसालेदार तेज़ कर दिए, चावल की लेयरिंग करी, चावल पहले नहीं हुआ करते थे। इस तरीके से नॉर्थ की जो बेल्ट है वो सिल्क रूट के थ्रू बिरयानी आई, एक तरीके से पुलाव इंडिया पहुंचा और बिरयानी में तब्दील हुआ। दूसरी है कि वो अरब ट्रेडर्स जो थे वो डाउन साउथ जब तिजारत के लिए आते थे केरला, तो मोपला बिरयानी का जो ट्रेंड है वो उस तरफ से बिरयानी शुरू हुआ। और फिर दिल्ली जो है वो मैं बिरयानी की कैपिटल कहता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के ऑफशूट्स हैं, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली जो है वो गढ़ है बिरयानी। मैं एक बात और भी कह दूं, बुरा ना माने कोई, पूरी दुनिया में जिसको खाया जाता है मुगलाई खाने के नाम पे, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ वो यहीं से निकली है, इसी दिल्ली से। और दिल्ली में भी कहाँ से? इसी निजामुद्दीन से, जहाँ हम बैठे हैं।
क्यों कि दिल्ली तो बार बार बनती रही, उजड़ती रही, 9 बार बनी, 9 बार उजड़ी, लेकिन निज़ामुद्दीन की तरफ किसी को टेढ़ी आंख देखने की हिम्मत न हुई। यही ने ट्रेडिशंस को, खानों को, ज़ुबान को, लहजे को, सब चीज़ों को बाकी रखा, जिंदा रखा। तो यहाँ पर हमारी जो है पुलाव जो था, जो पुलाव आया था ईरान से और अरब से, उस पुलाव ने आहिस्ता आहिस्ता बिरयानी का रूप ले लिया। और आज जो है लोग पुलाव को भी बिरयानी कहते हैं, और यहाँ तक कि खिचड़ी और तहारी को भी बिरयानी कहने लगे हैं। हर चीज़ बिरयानी हो गई, लेकिन हर चीज़ बिरयानी नहीं होती। बिरयानी अलग है, पुलाव अलग है, तहारी अलग है, और जिसको कबूली कहते हैं काबली चने के साथ, और वेजिटेरियन पुलाव हो, वेजिटेबल पुलाव होता था, अब उसी को भी वेजिटेबल बिरयानी है, सारी जगह है। तो अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपकी बात कर दूँ, सॉरी मैं भूल जाऊँगा। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली ने दुनिया को दी है, जी, एक नहर, एक बिरयानी। वाह, ये दिल्ली ही ने दी है, और ये फिर लोगों ने अपने यहाँ ले गए, डेवलप करी, उनकी शक्लें बदली, लेकिन उसकी रूट दिल्ली। रूट दिल्ली है। इसी पे बताइए आप मुझे, दिल्ली और आपने हैदराबाद में भी खाई, लखनऊ में भी खाई, अब तो सब जगह घूम के खाया हमने। तो लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद, और अगर हम जाएं तो केरला से इनसे पूछेंगे, आप केरला नहीं गए हैं, इन तीनों बिरयानियों का, ये पुलाव का फ़र्क क्या है? देखिए, बेसिक तो ये है कि जो हैदराबाद की बिरयानी है, अगर आप इंडिया में मुझसे पूछें कि सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ है, जी, तो वो हैदराबाद में जी, अनडाउटेड। जी, और लखनऊ में बड़ा नमकीनियत वाला पुलाव है। अगेन वही बात आ जाती है, दिल्ली के अंदर जो कभी 30-35 साल 40 साल पहले हमारी शादियों में जो बिरयानी बनती थी, हाँ, हमने वो बिरयानी खाते हुए बिरयानी से हमारा तारुफ हुआ जब हम बड़े हुए, हमने उसको बिरयानी समझा। लेकिन आज मैं, उसाम भाई आप अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, मेरे ख्याल में वो पुलाव और बिरयानी का फ्यूजन है। उसमें कुछ हिस्सा पुलाव का है रेसिपी में, कुछ बिरयानी का, लेकिन वो होती बढ़िया बहुत अगर सही बन जाए तो। वो सिर्फ नमकीन होती है, हल्की करके उसके अंदर खुशबू होती है, और वो क्या कमाल होती है अगर अच्छे मटन में बन जाए। वाह। और साहब इसमें ना दीजिए, बताइए, बताइए। चावल का भी एक रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में आमतौर पे अब तो सब सेना चावल में बिरयानी बन रही है, लेकिन जब आप लखनऊ जाते हैं तो बासमती आ गया, कलकत्ता पहुंचे। अच्छा, कलकत्ता में जो इन्फ्लुएंस है वो लखनऊ का ही है, क्योंकि वाजिद अली शाह लास्ट में वहाँ पहुंचे और उनके जो खानसामा पूरा लश्कर सब उनके साथ गया, तो समझ लीजिए बिरयानी में वो लखनऊ का पुलाव का इन्फ्लुएंस रहा है। बस एक पोटैटो उसमें ऐड हो गया। अब इसकी 2 थ्योरीज है। लोग कहते हैं भाई जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता था तो आलू उसमें डाल दिए ताकि एक पोषणिंग हो जाए, ग़िज़ाइयत मिल जाए, लेकिन मेरी ये थोड़ी सी थ्योरी डिफरेंट है। मैं उस टाइम में जब की बात करूं तो पोटैटो वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक वेजिटेबल, क्योंकि पोर्चुगीज आए थे, नया नया था, और खूब समझ लीजिए ऐसे आज कहते हैं ना कोई आप ब्रोकली को विलायती सब्जियां कह देते हैं, तो उस टाइम में वो विलायती सब्जी हमारा आलू ही था। तो नवाब साहब को और कुछ करने के लिए उसमें वो एक्सोटिक वेजिटेबल पोटैटो ऐड किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि, और दिल्ली वाले जो हैं पुलाव खाते थे, और दिल्ली का एक मुहावरा है, अब आप लोग को याद है कि नहीं, मुझे तो याद है कि दिल्ली वाला जब पुलाव खाता था तो शाम तक हाथ नहीं धोता था, खुशबू ऐसी लगेगी पुलाव की, और कहता था भाई इसी बात पे मला पुलाव वाला हाथ, तो पुलाव वाला हाथ जो होता था उसका तो स्पेशल होता था यारों के लिए, दोस्तों के लिए, कि इसी बात पे मिला पुलाव वाला हाथ। और खुशबू जो होती थी, आज बिरयानी में वो खुशबू नहीं है, माफ़ करें। पुलाव जो होता था उसमें हर मसाले की आपको पहचान, कि इसमें दालचीनी कितनी गई, इसमें बड़ी इलायची कैसी गई, इसमें तमाम चीज़ों आप महसूस करते थे यहाँ पर, और उसके बाद उसकी जो टोटलिटी में जो उसकी खुशबू है वो निकल के आती थी। आज जो है वो उसमें अचार भी डलने लगा, अचारी बिरयानी हो गई, और हरी मिर्चें डलने लगी। मुझे बड़ा एतराज़ है आज की इस बिरयानी के साथ जो इन्होंने बिरयानी का जनाजा निकाला है माजरत के साथ। ये तो उसको कहूँगा रेप हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं एहतियात से बोल रहा था, लोग। तो बात यही है, और उसको मैं कहता हूँ कि इसको साग गोश्त बनाती है, बिरयानी नहीं रहेगी। हाँ। उसमें अचार, उसमें हरी मिर्च, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल रहा है। अच्छा, जो कुछ भी डल जाए वही रेसिपी उसको आज लोग माफ करें, आज न खिलाने वाले रहे, ना खाने वाला रहे, ना खाने की तमीज रही, ना खाने की खुशबू का एहसास रहा। खाना तो पहले नाक से खाया जाता है, बाद में जुबान से, और उंगली से, जब उंगली छूती है, चम्मच से नहीं खाया जाता, जब उंगली छूती है तो आपके अंदर की सेंसेस फील करती है कि टेक्सचर क्या है खाने का, कैसे आपके दिमाग में पहुंचने वाला है, उसकी खुशबू आपके अंदर की जूसेस को निकालती है, तब आप खाना खाते हैं। वरना ये जो आज आपको मिल रहा है खाना, वो खाना
बिल्कुल, ये उमूमन मैं बात कहता हूँ कि सबसे पहले खाना आंखें खाती हैं, नाक खाती है, हाँ, फिर आपका लम्स खाता है, हाँ। जो हाथ आप बिरयानी को टच करते हैं, जी। उसके बाद जाके जबान चखती जुबान चटती है। लेकिन जायका जबान बताएंगे। आजकल तो सबसे पहले इंस्टाग्राम खाता था। बिल्कुल सही। बिल्कुल आजकल जैन जी जो है पहले प्रेजेंटेशन पे सारा हो गया कि उसमें कैसी प्लेट, कैसे इतनी सी बिरयानी रखी होगी, बिरयानी के नाम पे। मैं तो माफ करें, किसी 5 स्टार होटल में अगर आ जाती है तो मेरा जी चाहता है कि इसको उठा के, और मैं खाता नहीं हूँ, मैं एक चम्मच खाने के बाद छोड़ देता हूँ, चाहे वो कोई मेरी 5000 की डिश आई हो, मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इसकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिरयानी की पूरी 1000 साल की हिस्ट्री जो पुलाव है उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ इसको खा के, पर अपने साथ अत्याचार कर रहा हूँ, अपने पेट के साथ अत्याचार कर रहा हूँ ये बिरयानी को खा के। तो ये बिरयानी का जो सफ़र है, अच्छा एक ये बताइए, क्योंकि आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पुलाव जो है 2 जगह से आया। एक तो ईरान से आया घोड़ों पे सवार होकर, दूसरा आया कश्तियों में बैठकर अरब का हमारे तमिलनाडु और बेसिकली केरला में। तो जो केरला की जो मोपला बिरयानी पुलाव है, मोपला पुलाव है, जो उसमें क्या फ़र्क है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, चावल का फिर मैं कहता हूँ वो हाँ। एक कैमा चावल होता है, शॉर्ट ग्रीन राइस होता है, बेहद खुशबूदार होता है, जी वो उससे का इस्तेमाल होता है। और सब थोड़ी सी गीली बिरयानी होती है, जी, कि वो हमारे यहाँ आर्ट है कि चावल एक एक खिला हुआ खिला हो। होना चाहिए, उनके यहाँ ये आर्ट है कि चावल जो है वो थोड़ा juices- चिपका हुआ हो। चिपका हुआ हो, और जूसेस में एक समझ लिए इंटैक्ट होना चाहिए सारे जैसे juices। स्टिकी राइस जैसे होता जैसे है, sticky rice, हाँ, बिल्कुल। हमारे थाईलैंड का स्टिकी राइस होता है, वैसे मोपला बिरयानी जो है, मोपला पुलाव जो है, उसमें थोड़ा स्टिकी है। कभी गलती से घर में बन जाए तो हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं आज बिरयानी खराब है। हाँ, खराब हो गए, बिल्कुल। और एक स्पेशलिटी और होती है साउथ की बिरयानी में, क्योंकि साउथ वाज ऑलवेज रिच इन स्पाइसेस। हाँ। सब में काली मिर्च है, हाँ, इलायची, वहीं से सब आता वहीं से आता था। तो वहाँ फ्रेश से फ्रेश आपको स्पाइस देते हैं, उसकी खुशबू मसाले हाँ, 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 की बहुत ज़बरदस्त है। वो ओवर पावरिंग खुशबू है, वो मसाले में झलकती है, और थोड़ी तीखी होती है। कोस्टल रीजन है, तो जहाँ भी कोस्टल रीजन है वहाँ आप ज़्यादा पसीने आए आपको, इसलिए मसालेदार तेज़ खाए जाते हैं, ताकि पसीने आए आपको, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस हो। इसलिए वहाँ की मसाली ज़रा, वहाँ की बिरयानी जो है वो तीखी है, थोड़ी गीली है, शॉर्ट ग्रेन राइस के साथ बनी है, लेकिन जायकेदार। मैं दिल्ली वालों से या पूरे नॉर्थ इंडिया वालों से एक बात कह दूं कि खाने का जो टेस्ट केरला के खानों में है, क्यों कि आपकी दालचीनी हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, सब वही पैदा होती है, और वो सिर्फ लौंग का इस्तेमाल नहीं, वो सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जड़, उसकी पत्तियां, उसकी ब्रांचेस अलग अलग फ्लेवर लेकर आती हैं। तो जो उम्दा खाना, जो फिश, जो मैरिनेशन केरला के खानों में, तमिलनाडु खाने में होता है। बदकिस्मती से बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का अब तो खैर समझदार हो गए हैं, पहले समझते थे कि साउथ इंडिया से इडली डोसा खाते हैं। अरे भैया, साउथ इंडिया में जो खाने हैं वो आपके पास नहीं है, क्योंकि मसाले पूरी दुनिया को उसी साउथ इंडिया से जाते थे और आज भी जा रहे हैं। तो अच्छा, ये तो बिरयानी और इसकी बात हुई, अब आए हम कौरमे की तरफ। कौरमा जो है ये भी दिल्ली की एक बड़ी खास पहचान है, जैसा कि याया भाई ने कहा कि 2 चीज़ें पूरी दुनिया को हमने दी दिल्ली ने, एक तो बिरयानी थी, दूसरा हमारा कौरमा। जब मैंने ये कहा था तो साइड से फोन आके शिकायत कर रहा था तुम क्यों भूल गए। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, बिल्कुल सही कहा। एक एक करके सब पे आएंगे। अभी तो हमारा सफर लंबा है, जायके का सफर हमारा थोड़ा लंबा है अभी, तो आपका इम्तहान रहेगा आज। भैया, तो ये जो कौरमा है, ये कौरमा दिल्ली की पहचान है, और इसके बारे में जरा सा मुझे बताइए, दिल्ली के कौरमे के बारे में बताइए, इसकी खासियत क्या है। इस कौरमे में मसाले के फूल खिलते हैं। फूल खिलते, मसाले के फूल, हर दाना खिला हुआ है। हाँ, जब आप उसको प्लेट में निकाल लें तो बीच से मसाले के फूल खिल रहे हो, ऊपर कम से कम 2-3 mm की रोगन की लेयर हो। हाँ, एक छोटी इलायची आपको उसमें खुश होके देख रही है, कुछ लौंगे, कुछ इलायचियाँ उसमें नज़र आ रही हो, बेहतरीन सा एक चाप का पीस उसमें पड़ा हो, जिसके ऊपर भी आपने मसाला डाल दिया हो और खुशबू से पूरा कमरा महक गया, उसको कौरमा कहते हैं दिल्ली का। जी, क्या बात है, क्या खूबसूरत जुबान में आपने और बताया। बहुत कम मसालों में बनता है जी, और अक्सर लोग कहते हैं कौरमा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिर्फ मसालों के नाम पे धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च है, उसमें खड़े मसाले अगर मैं कहूँ तो लौंग, इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा है, और बाद में सिर्फ जो जादुई मसाला कहते हैं वो खुशबू का मसाला है। दालचीनी हो गई, उसमें बड़ी इलायची का दाना हो गया, और साहब छोटी इलायची कुछ अदरक के रख से, और आपका कौरमा। लेकिन असल जो कौरमे का कौरमा बनाता है ना, वो उसकी बैकबोन है, वो उसकी ब्राउन प्याज। यस,
और भुनाई में भुनाई, वो ब्राउन प्याज ना अच्छा बावर्ची, उसका जो सुनहरा टेक्सचर है जी, वो हर चीज उसमें दाना पड़ना वो ब्राउन प्याज को उसी का खेल है। अच्छा, साथ में एक तो वो बरिस और उसको बैलेंस करने के लिए दही। दही, ये दोनों चीजें अगर बिगड़ गई तो कोरमा बिगड़ बिगड़ जाएगा। जाएगा। प्याज बिगाड़ेगी, उसका मिठास ले आएगी, उसका उसको कलर बिगाड़ खटास देगी। करेगा। हल्दी नहीं डलती दिल्ली के कोरमा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली के कोरमे में ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च नहीं होगी, धनिया नहीं होगा, हरा धनिया, लोग हरा धनिया डाल के कोरमा सर्व कर रहे होते हैं। कहीं मतलब बहुत कुछ अलग होगा। हाँ, यहाँ मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली में जब अच्छा कोरमा बनाना होता है, मेरी अम्मा मुझसे कहती थी कि फला दुकान से जाके वहां से दही लाना और कहीं से दही मत ले आना, क्योंकि उन्हें पता था कि दही का खेल है और कोरमे की दही का टेक्सचर ही अलग होता था। रिसेंट एक छोटी सी बात बताओ आपको। परसों बेगम ने कहा भाई दही ले आइए कोरमा बनाने। तो उम्मन दही जब आता है तो हम क्या कर लाते हैं, भाई साहब खट्टा मत देना। हाँ, उस दिन मैंने कहा यार थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए। हाँ। तो पहले उसने मुझे ऊपर से देखा, मैंने कहा भाईजान आज खट्टा ही चाहिए, दे दो, अगर है तो कहने लगे खट्टा रहेगी। तो कोरमा और कढ़ी में जब तक खट्टा दही ना हो मजा नहीं। ऐसा जो खटास आती है और जो दाना बनता है, कोरमे का मजा जो है उसकी मिर्च में नहीं है, उसकी खटास में है। अच्छा, ये दो चीजें मुझे बताइए। अरे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुगलई खाने जिन्हें कहते हैं, मुगल तो मिर्च जानते नहीं थे, मुगलों का मिर्चों से क्या लेना देना, लेकिन आज मिर्चें ढेर सारी डाल देते हैं, उसी को मुगलई खाना कह देते हैं। तो ये मिर्च कहाँ से आए और किस तरह इसने बर्बाद किया मुगलई खाने के टेस्ट को? ये मिर्च जो है वास्को ड गामा लेके आए जी। और वो लेके पहुंचे। हाँ। और मिर्चों के बारे में आप मेरे हैरत हो कि मिर्च खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करी, गोवंश थे वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते थे, उनके घरों की फेंसिंग के लिए मिर्चें इस्तेमाल होती थी। अच्छा। कि कोई जानवर, कुत्ते बिल्ली घर में ना आए, वो तीखी चीज होती है। हाँ। लेकिन जो उनके घर काम करने वाली आती थी वो मिर्चें तोड़ के ले जाती थी, और उन्होंने जब उसका इस्तेमाल किया, चटनी बनाई और फिर उसको खाने में डालने में के लिए इस्तेमाल करा। इस तरीके से मिर्च जो है वो खानों में मतलब उसकी शिरकत होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से साहब मिर्च पहुंची। लेकिन जब आप बात करते हैं कोरमे की या खानों की, तो मुगलिया ज़माने में तो कोई मिर्च था ही नहीं, सिर्फ एक लॉन्ग पेपर और काली मिर्च, वो उसे कहते हैं लॉन्ग पेपर, पीपी जिसे हम कहते हैं। और उसमें और जितने भी ज़्यादातर थे पर्शियंस थे, वो तो मीठा थोड़ा सा पसंद करते थे। इनफैक्ट बिरयानी से पहले मुतंजन जो था, जिसमें चीनी भी जा रही है, नारंगी भी जा रही है, गोश्त भी जा रहा है, चावल भी जा रहा है, वो उस तरह का खाना था। हल्की सी चीनी बात फिर मैं बाद में भूल रहा हूँ भाई, माफ कीजिएगा। हाँ। मुतंजन खिला दीजिएगा। जरूर जरूर खिलाना आप। हाँ, क्योंकि वो भी भाई खाएंगे। मुतंजन हर कोई नहीं मैं बना जब सकता। आप मुतंजन ये बात के बाद भाई साहब सब चुप हो जाइए। ये बात इस कैमरा पे मैंने कह दी है, उन्होंने कबूल कर लिया। आप मुतंजन खिलाएंगे इंशाल्लाह जरूर। प्लीज कंटिन्यू। बता भी दे मुतंजन क्या है। हज मुतंजन मैंने यही बताया कि सर चावल भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें थोड़ा नारंगी यानी कि संतरा भी है और गोश्त है, और बहुत बेहतरीन मतलब समझिए उसका एक यखनी का फ्लेवर भी है, उसमें मिठास भी है, उसमें एक तरह का पुलाव है, एक तरह का पुलाव। बिरयानी का तो बस इतना काफी है। हमें अभी बहुत आगे बातें कर रहे हैं, इतना नशा हो जाएगा खाने का कि आगे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन बाद में लेटर जब मुगल चौराहे और अकबर के ज़माने में और थोड़ा फिर राजस्थान हमारा राजपूत इन्फ्लुएंस आया, तो फिर मिर्चों का इन्फ्लुएंस भी हमारे खानों में बढ़ा, और उसके बाद समझ लिए ये मिर्चें धीरे धीरे खानों में बढ़ना शुरू हुई। जी। तीसरी जो चीज खाई जाती है बहुत शौक से, वो है कबाब। अब आते हैं कबाब की तरफ। कबाब जहाँ तक मुझे याद है दिल्ली का तो खास तौर पे, लेकिन बल्कि आमतौर पर हर जगह, रामपुर में भी हर जगह, एक तरह से कबाब बेसिकली स्ट्रीट फूड रहा है। रेस्टोरेंट्स में नहीं बनता था ज़्यादा, क्योंकि धुआं निकलता है, वो होता है, तो सड़क पे जो बैठता था वही कबाब बनाता था। तो ये बताइए स्ट्रीट फूड में दिल्ली के कबाब की तरह मुझे बातें बताइए। दिल्ली या रामपुर आप सब जगह घूमे, कबाब का बताइए कितनी तरह के कबाब हैं और क्या खासियतें हैं। मैंने कई तरह के सीख कबाब खाए हैं, और कोई काकोरी कहलाता है, कोई दिल्ली वाला एक मोटे क्रस्ट का कबाब कहलाता है, संभल के अलग कबाब होता है। मुझे संभल का सबसे अच्छा लगा। गोला कबाब बनता है, वो धागा बांध के। हाँ, वो है एक वो बिल्कुल अलग एक ब्रीड है। संभल लेकिन हाँ, ये जो कबाब है ये संभल का, अगर आपने ऑब्वियसली खाया होगा, कबाब बस तो बनाने उसमें तो वाला। वहाँ इतनी बारीकी है कि मैं लखनऊ पहुंच गया, बारीकी कहते हैं। तो वहाँ जो काकोरी के नाम से वही कबाब बनता है, लगभग कमोबेश एक जैसा है। कहते हैं कि जी गुर्दे पे लगी हुई जो चर्बी है उसकी ऊपर फिल्म चढ़ेगी कबाब के, तब कबाब बनेगा, जिसको काकोरी कहते हैं। तो बड़ी बारीकियां हैं साहब। उस काकोरी कबाब के अंदर क्या खुशबू होती है, मतलब
आपके यहाँ हमने शायद एक बार जी, खाया है, जब- रेस्टोरेंट में भी जब खाया। बनता है तो फिर दूर दूर तक हाँ। आसपास के घरों में परेशान हो जाते हैं हाँ, लोग कि लेकिन भूख आपने ये लगने बात लगती है। बिल्कुल सही कही कि ये दरअसल स्ट्रीट फूड रहा शुरू से, ये अब रेस्टोरेंट्स में पहुंच गया। जो आज भी जो सड़क पे आपको कबाब सीखता मिलेगा वो आपको खींच लेगा। इसमें दरअसल आप बताइए कि क्या अलग अलग मसाले हैं सीख कबाब के, शामी कबाब जिसको आजकल टुंडा कबाब कहते हैं, गलौटी हो गई। गलौटी कबाब जी। और पथरी कबाब, जी। चपली कबाब, लोग चप्पल से समझ लेते हैं, पत्थर कबाब। इसके बारे में जरा मुख्तलिफ कबाबों देखिए के ये बारे सारे में बताइए। कबाब ना बेसिकली कीमे से पहले रस्टिक कबाब थे, जहाँ पे बोटियों के समझिए चर्क्स दिए, मसाला लगाए और स्कीमर जनों की तलवार ये फौजी करते थे। तलवार पे रख के और सेका उसको खा लिया। हाँ। तो जैसे मैं रामपुर की बात करता हूँ और महिला पठानों ने बसाया, तो उनके साथ ये कबाब रामपुर पहुँचे। इसमें मसाले तेज नहीं होते, बहुत हल्के और मसाले। हल्के मसाले होते हैं, सारा मीट का फ्लेवर है, और जो उसमें चार्टनेस आती है उसको ग्रिल करने की, वो उसका जायका पैदा करती है। सेम चपली कबाब, कच्चा कीमा है, कोई मैरिनेशन नहीं है, बस आपने उसमें कुछ मसालेदार डाले और आपने उसको तेल में तला और खा लिया। लेकिन जब ऐसे दिल्ली सीख कबाब जब दिल्ली का है तो आप देखेंगे उसमें हल्का सा बाइट होता है, जी। क्योंकि दिल्ली जो हमारे मोटा है कीमा। वो मोटा कीमा और मुगल है, तो थोड़ा सा रस्टिक खाना खाते हैं। ये एक बड़े ज़बरदस्त वाक़या है, दिल्ली वाले कहते हैं भाई हम मर्द हैं, और वो लखनऊ वालों को थोड़ा सा, क्योंकि उनके नवाब जो थे थोड़ा नाजुक थे, तो वो कहते थे भाई हमारे दांत हैं, हम कोई हमारे अपाइज नहीं है, कि मुंह में दांत नहीं है कि हम खुलता हुआ चाहिए, हमारी बॉडी ज़रा खिंचती हुई हो, कबाब में ज़रा बाइट हो, तो दिल्ली का तो बहुत टेक्सचर हुआ। लेकिन जब आप लखनऊ पहुंच गए, वहाँ वो रिफाइनमेंट आती चली गई, नज़ाकत आती चली गई कि साहब वो कबाब भी अगर टिकिया है तो गलौटी बन गई, अगर वो सीख है तो काकोरी असल में एक इलाका है, काकोरी एक काकोरी जगह इलाका है, है। तो वहाँ के एक साहब बनाने वाले थे, तो वहाँ से वो काकोरी कबाब का समझ जी। ली एक तरीके से ईजाद हो गई। तो कबाब की तो इतनी इकसाम है कि आप मतलब गिन नहीं पाएंगे। लोग फिर भी जानना चाहूंगा कि पत्थर कबाब क्या होता है। हैदराबाद समझिए आप, हैदराबाद की स्पेशलिटी है, एक ख़ास किस्म की पहाड़ी का पत्थर होता है, खूब समझिए कि तकरीबन 100-150 किलो का पत्थर होता है, उसके ऊपर वो उसको आग लगाई आपने, पत्थर गर्म हो गया, हाँ। तो वो पत्थर की जो तपिश है ना वो टेम्परेचर मेंटेन उसके बाद मीट का पीस डाला जाता है। मीट के पार्चे पार्चे, पार्चे काटे आपने, स्लाइसेस काटे, और वो मैरिनेट करने के बाद आप उस पत्थर की आंच पे उसे सेकते और वो पत्थर उसे पत्थर कबाब वो कहते पत्थर हैं। टेस्ट में डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि जो नॉर्मल कबाब है डायरेक्ट कोयले की खुशबू लेके सीखता है, वो पत्थर की कुछ फ्लेवर उसके अंदर फ्लेवर्स आते हैं, और वो बड़ा अलग होता है। मैंने हैदराबाद में ही खाया, वो बेहतरीन बनाता है। और जो ये बिहारी कबाब क्या है? ये बिहारी कबाब समझिए एक तरीके से बोटी रिएक्शन कबाब। में कहूँगा कि पत्थर कबाब और बोटी कबाब के नज़दीक का है, कि वही पार्चे बनाते, लेकिन उसमें गलावट बहुत लगाते हैं, कच्चा पपीते से उसको गलाते और मसाले ला के और सीख के ऊपर ऐसे करके मतलब पिरोते हैं उसको, और पिरोने के बाद उसको फिर सीढ़ी पे सेकते मैं हैं। उमर इसको कहा करता हूँ कि सीख को कबाब पहना दिया आस्तीन की आस्तीन तरह, की आस्तीन की तरह, बिल्कुल। वाह, वाह, क्या और ये बात। बिहारी कबाब हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान। हाँ, बिहारी कबाब है। मैंने हाँ, बिहारी बोटी के नाम से चलता है। बिहारी मैं बोटी। हिंदुस्तान में बिहारी कबाब का नाम नहीं सुनता, लेकिन वो पाकिस्तान का ब्लॉग देखता हूँ तो उसमें कहते हैं बिहारी कबाब, बिहारी बिहारी बोटी। पुलाव, बिहारी बिहारी, तो बोटी। वो बोटी है, तो वो बिहारी जो है वहाँ ज्यादा पॉपुलर हो गया वहाँ है। ज्यादा पॉपुलर जी, वो मैंने पूछा, मैं दुबई गया था तो वहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, मैंने उसको रिव्यू भी किया था, बोलते ये बिहार में नहीं है बिहारी, आप पाकिस्तान में कैसे हैं? उधर जब माइग्रेशन हुआ था तो उस टाइम कुछ बिहारियों ने यहाँ पर आके ये शुरू किया था, तो जब से ये इसी तरह बिहारी कबाब कहलाता बिहारी है। कबाब। जी, तो भाई कबाब की हजारों किस्में हैं, लेकिन कुछ किस्मों की बात की है, कभी हम ब्लॉग करेंगे सिर्फ कबाब के ऊपर, तो वही हमारा 1 घंटे कबाब खा जाएगा हमारा। तो अच्छा ये बताइए, आप आगे बढ़े, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर कोई खाना मुकम्मल नहीं होता, खासतौर पे हिंदुस्तानी का तो होता नहीं भाई। हिंदुस्तानी हम चम्मच के तौर पे जिसे इस्तेमाल करते हैं वो है रोटी। तो रोटियों पे हम आते हैं, वाह। क्योंकि खाने का मजा रोटी से है। अगर रोटी सही नहीं तो खाना बेकार हो जाता है, चाहे कौरमा हो, चाहे हलीम हो, चाहे बिल्कुल सही। तो दूसरे आपके सारे खाने हो। बिल्कुल, तो जरा मुझे बताइए रोटियों के बारे में, कि रोटियों की खासतौर पर मुगलई खानों की कितनी किस्में हैं, और मुस्लिम देखिए खानों की। बहुत अपने खमीरी हो गई, जी। अपनी नॉर्मल प्लेन तंदूरी रोटी हो गई,
पंजाबी इन्फ्लुएंस जो आया तो वो नान आ गए, जी फिर शीरमाल हो गई, फिर बागर खानी हो गई। जी आजकल मतलब लास्ट 5-10 सालों में जो एक वो मेरठ का शीरमाल चला हुआ है हाँ। पुरानी दिल्ली में, वो एक नई ईजाद है। तो ड्राई फ्रूट से उसको पूरा किया जाता भर देते हैं और फिर उसको बनाते हैं। लेकिन जो असल में ये तंदूर आया, ये अफगान बेल्ट है, बिल्कुल। जो अफगान है, अफगान लोग लाए और वो तंदूर पहले पंजाब में आया, फिर पंजाब से यहाँ आया, वो तंदूर के माहिर हुआ है। हाँ बिल्कुल समझिए, तो वो अब भी आप जाते हैं कहीं, मैं बहुत जगह ट्रैवल करा, तो ज़्यादातर ब्रेड मेकर्स जो होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो अफगानी होते हैं, जी क्योंकि उनको उसमें महारत हासिल होती है। और वो इस तरीके से फिर हिंदुस्तान आए और फिर ये सारी किस्में आ गई। एक एक उसमें जुमले में बताइए कि शीरमाल, बाकर खानी और दिल्ली की लाल रोटी कहलाती है, हाँ जी। इनमें क्या फर्क है? देखिए, लाल रोटी में ज़रा सी लचक है, हाँ। मतलब उसमें अंडा भी जाता है और कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं बनाना पेस्ट, हाँ। वो भी उसको सॉफ्ट करने के लिए केले का जो गूदा है समझिए, वो भी इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे शीरमा जैसे बनती है तो उसमें नारियल का बुरादा वो भी इस्तेमाल किया पाउडर जाता है, नारियल का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। और दूध में आटा, बाकी खाने में दूध में आटा उसका गूंदा जाएगा, तो और फिर उसमें देसी घी जा रहा है, इलायची पाउडर जा रहा है, तो चीनी जा रही है। तो ये सारी अलग अलग मतलब समझिए इंग्रेडिएंट्स हैं। आप दो दो बढ़ाते जाइए और रोटी में फ़र्क आता जाएगा, उसके टेक्सचर में, उसकी चमक में। और बागा खानी जैसे मैंने बताया ना, उसमें अंडे का भी इस्तेमाल है और उसमें दूध में सारा आटा आपको गूंदना है। और फिर दूध का रेशो जो है ना वो बदलता जाता है आटा गूंदते वक्त। और सबसे स्पेशल बात कि ये सारी जो ब्रेड है ना, इसका तंदूर का टेम्परेचर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। बिल्कुल लो आंच पे सीखी जाती है। इसमें आपने देखा होगा प्राय दिल्ली में आपको कहीं ताज़ा शीरमाल नहीं मिलेगी, रखी भी मिलेगी, क्योंकि वही तंदूरिया रोटी वाला दिन भर उसमें रोटी लगाएगा, लेकिन वो पहले जब तंदूर जलाता है, आज कम होती है तो शीरमाल उसमें सेक के रख लेता है, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेकना है। शीरमाल एक बार उसने सेक के रख ली, अब उसको तंदूर की हीट बढ़ती गई और वो उसमें रोटियां सेकता है। पुराने जमाने में रोटी बनाने वाले नानबाई जो होते थे वो अलग होते थे, वो खाना नहीं पकाते थे, सिर्फ रोटी बनाते थे। आज भी है कुछ पुरानी दिल्ली में जहाँ पर सिर्फ रोटी बनती है, रोटी मिलती है, जैसे बेकरी होती है वैसे ही ये नानबाई होते थे जो तरह तरह की रोटियां बनाते थे। तो रेस्टोरेंट में भी सारी रोटियां वहीं से बन के जाती है। रेस्टोरेंट वाला जो है अपने यहाँ रोटी नहीं बनाता था, लेकिन एक रोटी हर जगह बनती थी, वो है रुमाली रोटी। जो उसकी बारे में कुछ बताइए मुझे, आप बताइए। पहले तो रोटी की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि आप जन्नती खाने उतार के रख देते होंगे, अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली रोटी नहीं है तो वो खाना अधूरा है, ख़त्म हो जाएगा। और ये रोटी सबसे ज़्यादा जो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और जो कोई कुछ नहीं खा सकता रोटी, भाई मैं जो बाहर की नहीं खानी, उन्हें रुमाली रोटी खा लेनी है, उसका पेट भर जाना है। लगभग घर जैसी होगी लेकिन घरों में नहीं बनती, घरों में फुलके बनते हैं और रुमाली रोटी जो है वो। और दिल्ली का एक खास कल्चर है कि जो रोटी बनाने वाला है वो सिर्फ रोटी बना रहा है। आप आज शबराती के यहाँ हम नारी की पुरानी दुकान है, सिर्फ नारी मिल रही है, रोटी मिली नहीं रही। रोटी का होटल करीब में ही एक होगा कि इंसान वहाँ से रोटी आएगी और यहाँ से नहारी आएगी। ये बता रहे हैं उसामा साहब कि जो नहारी बनाता है सिर्फ नहारी बनाता है, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी दूसरी दुकान से लो जाके। इसी तरह से जो रेस्टोरेंट में जो रुमाली रोटी बनाने वाला होता है, जो उछालता है, बनाता है, यहाँ मैं आपको बता दूं मजे की बात कि मुझे लगा कि रुमाली रोटी आई कहाँ से, हिंदुस्तानी तो है नहीं ये रुमाली रोटी, हमारे यहाँ पे फुल्का है। तो मैं जब समरकंद गया, बुखारा गया, तो वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा कि वो जो है इस तरह से रुमाली रोटी बड़ी बना रहा था। तो मैंने कहा हो ये जो है ये यहीं से मुगल लेकर आए साथ, और ये हमारे यहाँ ये रुमाली रोटी आई। हालांकि वो लोग ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते थे कबाब वगैरह खाने के लिए, रोल करके, और वो फौजी जो है वो अपना रोल किया और उठा के उसने खा लिया। भोपाल में तो इंदौर में था जी वेडिंग फूड, हमारे साथ वेडिंग फूड को दाम में शायद देखा होगा। तो वेडिंग फूड शूट करने गया था, तो वहाँ उन्होंने कहा ये क्या बन रहा है कि लगभग 1 मीटर का उसका डायमीटर हो जाता है और उसको वो बेलते नहीं है, वो घुमा घुमा के हाथ से घुमाते हैं। दरअसल वो करता भी नहीं है, वो उसका तरीका है। और वो उन्होंने तकरीबन 1 मीटर का डायमीटर कर दिया उसका, उसको इतने ही बड़े तवे पे सेका है, उसके बाद रखते ही उठा लेते हैं। तो उसको रुमाल की तरह फोल्ड करेंगे, 4-5 कट्स लगाएंगे, अब वो इतना सा पीस बन जाएगा। तो इसमें कई लेयर्स हैं, वो सर्व होती है फिर दावत है, मांडे कहते हैं हम। जी। अच्छा, आप लोग तो दुनिया भर घूमे हैं, मुझे बताइए सावा साहब, आपने बहुत रेस्टोरेंट्स का रिव्यू किया है, सब किया है,
हिंदुस्तानी खाना पूरी दुनिया में आज खाया जाता है। मैं तो दिल्ली में इतना अच्छा हिंदुस्तानी खाना नहीं मिलता जितना मुझे जाके लंदन में मिलता है, और जितने किस्म का मुझे लंदन में मिल जाता है वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ खाने को मिला दुनिया में? देखिए साहब, मेरे साथ मसला ये है कि मुझे खाना बुरा लगता नहीं है। सबसे मुश्किल सवाल खाना और चीज़ सही बनी हुई अगर है ना, तो मैं उसको खूब एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए मतलब मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अच्छी बनी हुई मैगी बुरे बने हुए कौरमे से बेहतर है। वाह। मतलब चीज़ सही तरीके से बनी हो तो वो जायका देती है। और असल में खाना रेस्टोरेंट की बात नहीं है, खाने में ना बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी नॉस्टैल्जिया है। जहाँ कई बार आपको लोग मोहब्बत से खाना खिलाएं, आप वहीं बिक जाते हैं, आप खाने का जायका। लेकिन फिर भी मुझे ये तो फिलोसफिकल बात हो गई, लेकिन एक रियलिस्टिक मैं कह रहा हूँ कि आपने जैसे आप बिरयानी खाते हैं, तो मुझे ओवरऑल आपने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान से जी, कंपेयर मत जी, कीजिए, जी। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और मुझे दुबई का खाना बेहतर लगता है, जी। क्योंकि दुबई में एक तरीके से समझिए दुनिया के हर किस्म का खाना मिल जाता है। फ्यूजन है, हिंदुस्तानी, फ्यूजन की पाकिस्तानी, ट्रेडिशन बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो है ट्रेडिशन, बहुत जी। ओरिजिनल पाकिस्तानी खाने रेस्टोरेंट का है, भी, जी। बहुत ओरिजिनल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बहुत ओरिजिनल सीरियन रेस्टोरेंट है। मैं थोड़ा मेडिटेरियन खाना ज़्यादा खाता हूँ, मुझे थोड़ा जापानीज़ खाने का भी शौक है। बोले जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कम खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली से अच्छा बोले कहीं नहीं है, अगर खाना है तो यहीं खा लें। आप क्या कहेंगे? की बात सिर्फ दिल्ली वाला ही नहीं और सिर्फ इंडिया वाले नहीं, दुनिया वाले इस बात को मानते हैं कि दिल्ली जैसा खाना उन्होंने कहीं और खाया है नहीं। सबसे अच्छा खाना दिल्ली का है। और ये बात भी, ये सवाल भी मैं समझता हूँ कि मतलब कुछ इतना जायज़ नहीं है कि आप ये पूछें भाई कहाँ का खाना सबसे अच्छा है। ये अच्छा नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कहाँ का आपको लगा बेहतर इंटरनेशनल लेवल पे, दिल्ली से कंपेयर ना छोड़े हैं करें आप। इंटरनेशनल लेवल पे मुझे टर्की का खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, वाह, बहुत कबाब भी उनके जो है उनके खाने बहुत बहुत ताजा अच्छे है, हैं। बहुत उनके जैसा ताजा। डोनर रोल कोई नहीं बनाता, हाँ, मैं जो उनके जैसा गोश्त कोई नहीं बनाता। और हुमूस वैसे सीरियन ना, लेकिन हाँ टर्की के खाने अच्छे हैं। और अफगानी खाने आपको दिल्ली में भी खाने में मिल जाते हैं, रिसोर्ट कैंटीन रेस्टोरेंट है। तो अगर आपको, मैंने एक वीडियो किया था तो उसकी मकसद ये था कि आपको नॉन वेज भी खाना है और आप बिरयानी से बाहर निकाले रेस्टोरेंट चले जाइए, आपको जो मज़ा आएगा आप कहेंगे अब यहाँ आया करूँगा। उनका कबाब अलग है, उनकी रोटी का भी टेस्ट अलग चावल है, अलग है और पुलाव तो उनकी पुलाव खाइए आप। जो पुलाव होता है चने का, चने और थोड़ी गाजर हाँ, पड़ी हुई कबूली कहते हैं, वो हम लोगों के घर में सर्दी में हमेशा कबूली बनती थी, वेजिटेरियन है, चने के साथ बनती है। चने के साथ। अब किसी पुलाव बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार होती है। उनका पुलाव बहुत बेहतरीन होता है और ये दोनों जगहों पे खाना अच्छा, ये बताइए, अब तक हमने नॉन वेज खाने की बात की है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मुगल सिर्फ नॉन वेज खाते थे जी। और दिल्ली वाले भी सिर्फ नॉन वेज खाते थे। दिल्ली वाले वेज खाने बहुत मज़े खाते हैं, मुसलमान भी, कायद भी, बनिए भी, सबके उनके असर थे। तो मुझे दिल्ली के जो खास तौर पे खास जो वेजिटेरियन खाने हैं उनके बारे में कुछ बताइए। एक तो आपको हैरत होगी, औरंगजेब वेजिटेरियन थे। अच्छा, थ्रू आउट नॉन वेज, उन्होंने पूरी जिंदगी वेजिटेरियन खाना खाया। खिचड़ी खाते थे शायद? खिचड़ी थे, उसमें खिचड़ी थी और बहुत सी कबाब है, उसमें कबाब में बुलबुल है, एक दलिए का कबाब बनता है। इसका दलिए का दलिए का दलिए का कबाब। कबाब। अच्छा, औरंगजेब जो है गोश्त नहीं खाते थे, वो गोश्त नहीं दलिया का खाते थे। कबाब खाते थे। वो- जितनी भी चीजें आज आप ऐसी बता रहे हैं जो जी। हमने कभी नहीं सुनी, वो आपके जिम्मे दिखी जा रही है, ध्यान रखिएगा आपने खिलानी। जरूर। लेकिन अब दिल्ली का जो वेजिटेरियन खाना है जी। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जी। क्योंकि खासतौर पर पुरानी दिल्ली में हमें याद है फिर सुबह ही सुबह नागौरी हलवा हाँ, आप मिलता नागौरी है। हलवा। वो बहुत समझ लीजिए एक स्टेपल है पुरानी दिल्ली के। दिल्ली के नाश्तों के बारे में और बताइए। बेल में पूरी, दिल्ली का बेल में नाश्ता पूरी। जो है, और आपका वो नई सड़क पे, नाम बोल रहा हूँ मैं अच्छी तरह, नहीं लोटन नहीं था, शाम स्वीट्स की हाँ। जो बेल में पूरी बेल में पूरी का जवाब नहीं है। वो आखिरी है, बिल्कुल। उससे अच्छी बेल में पूरी मैंने नहीं खाई। वो उसकी जो लाजवाब है। पूरी से ज्यादा जो उसकी सब्जी बनती है, भी आलू वाले, आलू वाली, कि वो संडेज में और साथ में जो अचार देते हैं वो उसकी भी गाजर का, उसका वो भी जबरदस्त। अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, जी, वो जी, टेक्सचर लेके आता है वो। जी। इसके अलावा दिल्ली का जो जैन खाना है हाँ। वो भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल प्लेन खाना है, लेकिन जो उनके सब्जियों का ट्रीटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट दिल्ली में कुछ मैंने साउथ इंडियन खाने जो थाली के तौर पे खाए, ओनम सद्या मैंने काफ़ी खाई, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसका जो लेआउट है बाकायदा साइंस के हिसाब से है कि फर्मेंटेड फूड भी है, उसमें सब्जियां भी है, अचार भी है, मीठा भी है, तीखा भी है,
पापड़ टेक्सचर के लिए नहीं है, वो लेआउट भी बहुत अच्छा खाने तो दिल्ली बदलती रही, खाने बदलते रहे, दिल्ली सबको अपनाती रही। तो एक खास इम्पैक्ट जो दिल्ली पे हुआ वो 1947 में आज़ादी के बाद और देश के बंटवारे के बाद हुआ, क्योंकि बड़ी तादाद में पंजाब के लोग, खासतौर पे लाहौर वाले बड़े शौकीन हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के मुकाबले में अगर कोई खाने का टेस्ट रखता है तो लाहौरिया रखता है। तो लाहौर के लोग यहाँ पर आए, उनके साथ बहुत सारे खाने आए, बिल्कुल है। उसमें खास तौर पे पिशावरी खाने आए। तो मोती महल दिल्ली में खुला। और ये बताइए कि मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं हो सकता है गलत हूँ, कि दिल्ली में उस वक्त तक रिवाज नहीं था तंदूरी चिकन खाने का। तंदूरी का था, बटर चिकन का नहीं था। बटर चिकन, तंदूरी बहुत कम होता था, उसे आम जो किया तंदूरी चिकन को वो मोती महल ने किया, और बटर चिकन भी उन्होंने इजाद किया। असल में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताई तो हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर कोहलीस, वो 1947 में पेशावर से हिंदुस्तान आए। तो पेशावर में वहाँ पे एक मुखेदा ढाबा करके एक ढाबा हुआ करता था, जिसपे दो लोग काम करते थे, कुंदन लाल गुजराल और कुंदन लाल सहगल। ये दोनों बानी हैं बटर चिकन के। ये हिजरत हुई, दोनों वहाँ मुख्यतः ढाबे पे काम करते थे, और वहाँ आके वो फिर दरियागंज में आके सेटल हुए, गोल्डा खाना के पास रहते थे। और जब गुजर रहे थे, बिछड़ गए थे, गुजर रहे थे, तो दरियागंज पे आके इनकी मुलाकात हुई, बाई चांस मुलाकात हो गई। और दोनों के पास जो था वो काम नहीं था। उन्होंने बोला यार जो है कुछ वही ढाबे का एक ढाबा शुरू करते। तो मोती महल जो करंट दरियागंज में है, वो उन साहब की जगह थी, जो वो जिनकी वो जगह थी, उस पे इन दोनों ने कोलैबोरेट करके, कुंदन लाल गुजराल और जग्गी साहब एक खाना बनाते थे और एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे, उसको खाने को बेचने में एक्सपर्ट थे। इन लोगों ने वहाँ पे मोती महल शुरू करा और एक बाय डिफ़ॉल्ट डिश बटर चिकन एक तरीके से इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि उनके पास एक टोमेटो की ग्रेवी पड़ी हुई थी और जो बाकी ग्रेवी खत्म हो गई थी, सिर्फ तंदूरी चिकन कुछ बचा हुआ था। तो एक कस्टमर आया, भूख लगी, खाना दे दो। तो उन्होंने क्या किया, वो चिकन बचा हुआ लोचा तंदूर का ये था और उस टोमेटो ग्रेवी में टॉस करके उसको दे दिया, ऊपर से मक्खन का तड़का। अंग्रेज कहते हैं कि हमने इजाद किया, नहीं इंग्लैंड कहता था बटर चिकन, बटर टिक्का मसाला। अंग्रेजों के कहाँ बस का, वो इंग्लैंड की नेशनल डिश है, इंग्लैंड की नेशनल डिश है चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला, लेकिन वो है बटर चिकन हमारा। है बटर चिकन। दालें जो है वो सब खाते रहे, जैसा कि आपने कहा, औरंगजेब मियाँ भी बहुत दाल खाते थे, शाहजहां खिचड़ी अक्सर खिचड़ी खाते थे, ज्यादातर खिचड़ी खाते थे, हमारी खिचड़ी बहुत पसंद थी उन्हें। लोग ये समझते हैं कि मुगल जो है कबाब और बिरयानी और कौरमा खाते थे, मुगल नहीं खाते थे, वो सादे खाने खाते थे ज्यादातर। दालों के बारे में मुझे बताइए कि साहब, दिल्ली की जो है सिग्नेचर दाल कौन सी है? देखिए आमतौर पे अगर कहा जाएगा दाल मखनी है, पंजाब से है, पंजाब से है और रेस्टोरेंट की आई है मोस्ट पॉपुलर डिश अगर आप थ्रू आउट इंडिया कहेंगे तो दाल मखनी है। एक होती है माश की दाल। रामपुर में हमारे फूल खिले हुए, एक एक दाना अलग, चमेली के फूल, एक एक दाना अलग। आपको राजा भाई एक किस्सा सुनो, कैप्टन अमरिंदर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक फंक्शन किया था, तो उनके एक केटरिंग कंपनी थी जो तकरीबन 2000 खाने उससे बनाए, लेकिन दिल्ली से उन्होंने वाहिद मुझे बुलाया कि वो माश की दाल आपको वहाँ बनानी है। उसकी इतनी अहमियत थी, तमाम केटरर परेशान कि भाई कोई चीज़ ऐसी देंगे जो हमने मेन्यू में पेश नहीं करी, लेकिन एक साहब दिल्ली से आ रहे हैं जो माश की दाल के लिए साहब उन्हें बुलाया जा रहा है। तो वो माश की दाल समझ लिए कोई दावत मुकम्मल नहीं हमारे लिए, तो खास तौर पे जब तक वो माश की दाल नहीं होती। अच्छा, हमारे घरों के दस्तरखानों पर भी जी मान लीजिए कौरमा बिरयानी सब कुछ है, तो एक माश की दाल एक जरूर है। अच्छा, आप वो खुश बनाते हैं? खुश बिल्कुल, और खुश की बनती है तभी एक प्याज के बघार के साथ लाल मिर्ची कटी पड़ी, वो ऊपर से होता है बस सफेद, हाँ, बॉयल होता है, बेसिकली बॉयल का खेल है। हाँ, वो पकती कम है, बघार से डालता है। मैं यहाँ बता दूं कि मुसलमान घरों में जब दावत होती है, कोरमा, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, पसंदे सब कुछ बनते हैं, लेकिन बीच में मेन डिश जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सजाई जाती है, वो है माश की दाल, सफेद दाल, उड़द की दाल। और वो इस तरह से हर दाना अपनी जगह ऐसा खिला हुआ होता है, जैसे चमेली के फूल खिले हैं, मोती खिले हैं, उस पर मिर्च मसाला कुछ नहीं डलता, लाल मिर्च खूबसूरती के लिए काट के डाली जाती है और देसी घी का तड़का उस पर लगता है, तो लाजवाब होती है वो। मैं तो मतलब अगर मेरे सामने आप सारे खाने रख दीजिए और एक दाल रख दीजिए, तो मैं सबको छोड़ के आज भी सिर्फ वो दाल खाता हूँ, लेकिन वो आज वो दाल बनाने वाले बहुत कम रह गए हैं।
बहुत रेयर। वो सब कुछ बना सकते हो, लेकिन उस सादा दाल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें सारा खेल है कि पानी कितना डलना है, पानी कैसे डलना है, Yes. और कब उसी में उसको खुश खा होना देना है, कब उसको दम दे देना है, ये सारे खेल हैं। ये आसान नहीं है, ये खाना न बनाना आसान है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, खाने से इश्क करना पड़ता है, तब बात बनती है आगे। भाई सवाल मेरे पास बहुत हैं आप लोगों से करने के लिए। एक मैं अच्छा आखिरी सवाल एक आध कर दूं कि दिल्ली के सूफियों ने, हकीमों के बारे में मैंने पूछा था, दिल्ली के जो सूफी हैं, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, ख्वाजा बख्तियार काकी का दरगाह है, दूसरे सारी दरगाहें हैं, वहाँ पे भी खाने बने, उन खानों का क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए खाने जो जितने सूफियों के रहे ना, वो बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से रहे, जी और ज़्यादातर लंगर जो है वो वेजिटेरियन है, जी क्योंकि हर किस्म की कम्युनिटी आती है फैज़ लेने के लिए, तो नॉन वेज रखते हैं तो वो थोड़ा सा क्लैश होता है। तो मैंने देखा खिचड़ी का जो रिवाज है बहुत है, मीठे चावल सबसे ज़्यादा जो है वो तकसीम होते हैं। अजमेर शरीफ में भी आपको पता होगा, वो जो उनकी देग है वो जर्दे की ही देग है, जो आज आमतौर भी पे सबसे अच्छा जर्दा दिल्ली में अगर कहीं मिलता है या बनता है तो इसे निजामुद्दीन में बनता है। निजामुद्दीन में आज भी लाजवाब जर्दा बनाने वाले, जर्दा बता दूं क्या है, मीठे चावल होते हैं, उसमें फ्रूट्स डलते हैं, उसमें बादाम और पिस्ता और डलता है, बहुत सिंपल बनता है लेकिन लाजवाब, उस जैसा मीठा सब भूल जाएंगे जो आप खीर वीर खाते हैं वो उसके अंदर होता है। तो ये जो सूफी हैं वहाँ पे वेजिटेरियन खाना बनता है दरगाहों के ऊपर। हज़रत निजामुद्दीन की दरगाह पे जाएंगे तो वेजिटेरियन खाना मिलेगा। अच्छा एक खाना और होता था दरगाहों का, ये जो बासी रोटियां होती थी उनको सुखा के, जी, जो मलीदा घर की बच गई, मलीदा उनको कूट के उनका मलीदा बनता था, मीठा भी बनता था। तो वो गरीबों का खाना होता था कि जिसके घरों से रोटियां बच गई, उन्होंने कहा लो हमारी 20 रोटियां बच गई, तो एक आदमी सुबह जाता था, सबके घर से रोटियां जमा कर लाता था, वो रोटियां एक जगह जमा हो गई, उनको छत के ऊपर डाल के सुखा दिया गया, और फिर जो है उसका मलीदा बनता रहता था। रोटी के टुकड़े इतने जायकेदार होते हैं, और उसमें सिर्फ जो बघार है ना, थोड़ा देसी की थोड़ी लौंग का उसमें बघार होता है, और वो फ्लेवर इतना जायकेदार होता है, मतलब मैं क्या पेस्ट्री क्या केक खाओगे जो सूखी रोटी के टुकड़ों में भी मजा आ जाता। टुकड़ों से बात याद आई, हलीम एक बड़ी फैंसी डिश है जी अमृतसर से। तो गरीब आदमी के पास इतनी दालें और कुछ नहीं होता, तो टुकड़ों का हलीम बन जाएगा। बासी टुकड़े रोटी के बचे होते थे, इसको हलीम में कन्वर्ट करके, और इनफैक्ट दिल्ली का शोला वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली के शोला खासतौर पे जो मुसलमान पंजाबी बिरादरी है, और बल्ली महारान में पंजाबी फाटक में उनके घरों में बहुत रिवाज है शोले का, और वो शोला जो भड़का है, दिल मेरा क्या नौलखा हो जाता है। शोले के नाम से मेरे दिल में धड़क गया है, क्योंकि आज लोग जानते नहीं कि शोला क्या है। शोले की भी बड़े कमाल से जरा शोले के बारे में बताइए। इनफैक्ट शब्द वो तो दिल्ली के कुछ खाने वाकई ऐसे हैं जो अब आम तौर पे नहीं मिलते। थोड़ा सा शब्देश के बारे में बताइए, क्योंकि मैं हर सर्दी में बनाता हूँ। मेरा बनाने वाला है अब्दुल रहीम हवेली सामुद्दीन में, उसको अगर मैं अप्रैल के महीने में कह दूं कि भाई शब्देश बना दो, कहता है मैं देख रहा हूँ कौन सा महीना है, मैंने कहा अप्रैल है यार, क्या हो गया? बोले मैं अप्रैल में क्या शब्देश बनती है भाई, अभी क्या गाजर मिलेगी, जो गाजर मुझे चाहिए नहीं है, ये मार्च के आगे नहीं बनाता मैंने उससे कहा भैया बना दे, मैं तुझे गाजर भेज दूंगा। उसने ना मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपकी बात बता रहा हूँ, इतने पक्के होते थे वो। अगर महीना गलत है तो वो नहीं पकाएगा। दिल्ली वाला मछली नहीं खाएगा अगर उसमें रा नहीं आता, रा नहीं आता तो दिल्ली वाला मछली नहीं खाएगा। इस महीने के नाम में रा नहीं आएगा। हाँ, तो शब्देश जो है रात भर कोफ्तों से बनती है, और उसमें गाजर डलती है, शलजम डलता है साबुत, और वो स्लो आंच पे पूरी रात बन के अलग ही फ्लेवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कौरमे का फ्लेवर है उसमें, बहुत लाइट और बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो ये शब्देश की आपने नाम दे दिया। अभी तो हमारे पास इतना है, हम एक शो और करेंगे इनके साथ, चाइनीज खानों पे करेंगे, उसका इम्पैक्ट दिल्ली में कैसे आया, ये फास्ट फूड है उसका इम्पैक्ट कैसे आया। लेकिन एक मिठाई के ऊपर हमने बात नहीं की, थोड़ी सी बात हम दिल्ली वालों की, एक तो आज की मिठाइयाँ हैं, एक दिल्ली वालों की मिठाई, घंटे वाले की मिठाई, जो यहाँ पे और चेनाराम और चेनाराम और घंटे वाला, या फिर आपके चीनी भवन, आपके जामा मस्जिद पे, इनकी मिठाइयों के बारे में तो आप बताइए भैया। देखिए मेन जो दिल्ली की पुरानी मिठाइयाँ जो आज भी नहीं है वो है गुलाब जामुन, जी हाँ, वो है इमरती, वो बालूशाही।
ये 3 तो ऐसी हैं और बर्फी चार। जी। और इसमें पुराने नाम जो थे वो अभी शाह भाई ने बताया, 2 ही नाम थे, चैनाराम और घंटे वाला। और इन सोहन लोगों हलवा भी बहुत की आज अच्छा भी कराची हलवा, कराची हलवा। इन लोगों की आज भी क्वालिटी कोई मैच नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया। बड़े से बड़े ब्रांड भी नहीं मैच कर पाए। लेकिन हलवे मैं बताऊं आपको, दिल्ली के खास, एक तो दिल्ली का सोहन हलवा, वो कहते थे घंटे वाले से अच्छा कोई नहीं बना सकता सोहन हलवा, ये ईरान से आया था। दूसरा जो है कराची हलवा, ये आया सिंध से, वो हमारा शहनाराम बनाता था। और तीसरा जो है हमारा हबशी हलवा, जो बली महाराज में हनीफ की और छोटे की हनीफ बनता था, आज भी उससे अच्छा हबशी हलवा कहीं नहीं बनता। लेकिन ये ना समझे कि ये कोई हम मजाक को काला होता है इसलिए हम उसे हबशी कह रहे हैं, इसकी कहानी आपको पता ही है। तो ये हबश से आया, जी। तो इस वजह से इसको हबशी हलवा। हबश कहते हैं अरबिक में इथियोपिया के। तो यहाँ पे बहुत सारी इथियोपियन फतह हबश नाम जी जी है। जो काली गली कासिम जान में जो हाथा काले साहब, ये जो आप काले खान यहाँ पे देखते हैं आजकल, सराय काले खान, जो ये काले कौन होते थे, ये जो अफ्रीका से यहाँ पे आके बड़ी बड़ी पोजीशन में गए, बड़े बड़े नवाब होते थे, वो अपने साथ अपने खाने लाए। उसमें एक हलवा आया जिसे कहते हैं हबशी हलवा, और शायद ये गेहूं से और दूध से बनता है। ये गेहूं का हलवा है, लेकिन साहब ऐसा लाजवाब है, सिर्फ सर्दी में बनता है, गर्मी में नहीं बन सकता, हाथ में आके पिघल जाएगा। वो लाजवाब हबशी हलवा रामपुर भी बहुत पॉपुलर है। रामपुर में, लेकिन माफ करें रामपुर वाले, मैंने रामपुर का भी खाया, नवाब साहब ने खिलाया मुझे बहुत, लेकिन मुझे दिल्ली का जो बल्ली महाराज की हबशी हलवा है उसके मुकाबले में समझ लीजिए बचपन से वही खाते आए, हमने कभी और खाया ही नहीं। एक थोड़ा सा सवाल और आ जाए, वरना लोगों को शिकायत होगी। एक मैं कर रही है बात, दिल्ली में अंदर से अंदर से की गोलियां, उसकी भी एक अलग अहमियत है। हाँ, स्वाद। और ये अलग मिठाई है। हाँ, ये बरसात की मिठाइयाँ थी। वो एक खजूर भी बनती थी, वो जी, छोटी, बिल्कुल। है ना, और मैदे से बनती थी, उसमें नारियल के पीस डाल के जी, और अंदर से की गोली। अच्छा, अंदर से की गोली दिल्ली में मैंने खाई, बहुत ही कमाल की होती थी, गरम गरम खाई जाती थी। लेकिन मैं राजीव गांधी के साथ चाइना गया तो शंघाई में हमारी जो बैंक्वेट हुआ उसमें वो ट्रे लेके आई, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी जो है गोलियां, अंदर से की गोली दिया भाई, वो मैंने खाई, अंदर से मुझे लिया मेरा, लेकिन वो हमारी अंदर से की गोली से ज्यादा अच्छी थी। वो है चाइना से आई है, चाइनीज क्यूजिन में वो है, चाइनीज कुजीन में है, राइस फ्लावर का इस्तेमाल, राइस फ्लावर के में तिल डाल के वो अंदर से की गोली होती है। ये बड़ी बड़ी कमाल की बिल्कुल मिठाइयाँ हमारी वहाँ पे रही। लेकिन एक हम थोड़ा सा और इंसाफ कर दें हम, बाकी तो अब हमारे पास टाइम नहीं है उस पर जाने का, वरना हम आते फास्ट फूड पे भी। लेकिन जो पंजाबी फूड का जो आया, एक हमने हिस्सा लिया, लेकिन आज दिल्ली की सिग्नेचर डिश जो बन गई है वो है छोले भटूरे। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि ये दिल्ली की थी कि दिल्ली में आई? मेरे ख्याल से दिल्ली में आई, क्योंकि अमृतसर और लाहौर वो वाली बेल्ट से पिंड के छोले कह लिए, अमृतसर के छोले जो हुए, दिल्ली वाले कुलचे छोले खाते वो थे। कुलचा मटरा है बेसिकली, वो मटरा है। हाँ। लेकिन जो भटूरों के साथ है वो छोले हैं, वो छोले जो काबुली काले काले वाले सब, जी। काले भी नहीं, काले तो वो हाँ, काबुली सफेद चाय, काबुली, सफेद हाँ, वाले, हाँ। काले तो वो जाते हैं पकाने के पकाने वाले, हाँ। जगह चाय की पत्ती का इस्तेमाल होता है, उसको अच्छा, उबालते वक्त, अच्छा, तो ओके। उससे वो उसमें गरम डाल देते नहीं हैं, पता तो चाय की पत्ती डलती है। और सोडा डालते हैं, और लोहे की कढ़ाई में जब आप उसे पकाते हैं तो उसका रंग डार्क होता चला जाता है। जी, तो ये उसकी छोले भटूरे जो हैं, छोले भटूरे। ये दिल्ली में आके पॉपुलर हुए। दिल्ली में आके पॉपुलर हुए। तो यही आप बताइए, आप बहुत माशाल्लाह घूम घूम के खाते हैं, कि दिल्ली में सबसे अच्छे छोले भटूरे कहाँ कहाँ मिलते हैं? मैं नहीं कहूँगा एक जगह बताइए, क्योंकि आप जो है पाटीदार नहीं होना चाहते। नहीं, बात यह है कि जो चीज़ खा के देख ली उसके बारे में तो बताया जा सकता है। मुझे सबसे अच्छे सदर बाजार के नन्हे छोले भटूरे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कितना सही कितना गलत। आज बहुत अच्छे, मुझे सीताराम बहुत उसी तरह आपके अलग अलग है, उसकी जो भटूरा जो हाथ से मिलता है ना, वो दोनों पास पास ही है। सीताराम वो जो नन का है वो है फूला हुआ ताज़ा कढ़ाई से निकला जी, हुआ। जी, जी। सीताराम के हैं पहले से तल के रखे तल के हुए, रख लेते हैं। वो भी उसको एक के ऊपर एक और लगा के सीताराम रख की देते हैं। खासियत ये है, वो भटूरे को ना हाथ से बढ़ाता है, जी। वो बेलते नहीं, जी, बेलते नहीं मिलते नहीं है, हाथ से बनाते हैं। हाथ सीताराम से, के दोनों बहुत पुराने हैं। दोनों में बहुत और लाजवाब मैं है। यहाँ 2-3 बातें और कहूँगा। हिंदुस्तान के अंदर फूड इंडस्ट्री की जितनी पुरानी लेगेसी है, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में कहीं और हो। मैं अभी प्रयागराज कहिए या इलाहाबाद इलाहाबाद। वहाँ का लेटेस्ट टूर करके आया हूँ। मैंने अब तक कितनी पुरानी दुकान नहीं खरीदी है, 1852। आप सोच सकते हैं, 1890
मतलब मैं हाँ नहीं वो बहुत तो चौक पे वहाँ पे जो दुकान है मिठाइयों की चाट की जबरदस्त है। इतनी पुरानी दुकान है तो हमारी बड़ी पुरानी लेगेसी है और मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं इतने पुराने खाने की लेगेसी जी जी बहुत बहुत और खास ये दिल्ली में एंग्लो इंडियन फूड भी बहुत है इसलिए हाँ, फिर कभी इसमें हाँ, कभार मैं असल में करना चाहता था बात कि अंग्रेजों का जो इम्पैक्ट आया और हमारे यहाँ पर कनॉट पहले कश्मीरी गेट में रेस्टोरेंट खुले जी, जी, खैबर यूनाइटेड रेस्टोरेंट कॉफी होता हाउस, था कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में यूनाइटेड कॉफी हाउस क्वालिटी गैलॉर्ड ये सारे हुए और यहाँ पर जो है इम्पैक्ट आया खाने का शुरू हुआ कलकत्ते से जो जी, निज़ाम के जी, जी। रोल काठी कबाब और ये सारे कलकत्ते से आए लेकिन फिर अंग्रेजों के खाने का इम्पैक्ट और स्टू है हमारा ये मेरे ख्याल में ये दिल्ली की याद है अंग्रेजों की अंग्रेजों के लिए वो मैं नाम भूल रहा हूँ ये जो आज ब्रिटिश करीब का- की सिग्नेचर डिश है स्टू इसकी जो तो स्टू अंग्रेजों के लिए बनी थी इसकी जो हिस्ट्री है दिल्ली का पहला रेजिडेंट था मैं हाँ। नाम इस वक्त उसका भूल रहा हूँ वो साहब बहुत शौकीन पसंद आदमी था हाँ। और वो लाल किले पे अपनी पूरी अपने ताम झाम के साथ निकला करता था शाम को तो उसने कहीं हिंदुस्तान में आके दिल्ली में शादियाँ भी बहुत करी अच्छा उसकी जो थी फेवरेट डिश थी वो थी स्टू हाँ इंग्लिश स्टू English। जो उसका बावर्ची उसने खानसामा रखा था उसको सिर्फ स्टू बनाना आता था हाँ। क्योंकि शाम को 5 बजे वो स्टू खाया करते थे जहाँ चिकन ब्रॉथ था और वेजिटेबल्स थी उसके स्टॉक में वो पकता था और वो सूप पीते थे उन खानसामा को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया जी अब वो जो साहब थे उनको कुछ और बनाना नहीं आता था सिवाय एक वो इंग्लिश स्टू के हाँ उन्होंने क्या किया उसमें अपने इंडियन मसाले डाले ऐड करे अपने और रोगन ऐड खड़े करा मसाले खास खड़े तौर। मसाले डाले और उसको वही स्ली पॉट 1 पॉट डिश है स्टू उसको उन्होंने बनाया और स्टू उनकी डायलेक्ट में उसको कहा और दिल्ली में वो स्टू समझ लिए एक तरीके से हाँ। पॉपुलर हो गया तो जहाँ तक ये डॉक्यूमेंटेड है वो यही डॉक्यूमेंटेड है कि इस तरीके से ब्रिटिश स्टू जो है वो आगे जाके दिल्ली का स्टू बना। और क्या आप ब्रीफली बता पाएंगे कि और जो कौन से खाने हुए जो अंग्रेजों के इम्पैक्ट से यहाँ पर बने? इनफैक्ट ये जो आपके स्कॉच एग्स वो लोग खाया करते थे हमारे नरगिसी कोफ्ते भी नरगिसी कोफ्ते। समझिए एक तरीके से वो जिनका कोफ्ते के अंदर अंडा अंडा होता है कोफ्ते White के है। अंदर अंडा होता है फिर कटलेट्स समझिए वो लोग खूब खाया करते थे हमारे भजिया समझिए पकौड़ों का ट्रेंड रहा तो बहुत सी ऐसी चीजें और मटन की काफी डिशेज हैं मटन करी जो एंग्लो इन्फ्लुएंस से फिर इंडियन क्विजीन में ट्रांसफर हुई कैलकाटा में तो खास तौर खास पे तौर आप डाक बंगला चिकन एक हाँ, बहुत बिल्कुल, मशहूर बहुत है जबरदस्त। वो भी इन्फ्लुएंस जो है वो एंग्लो क्विजीन का ही। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस भी हमारे पे पोर्चुगीज आया भी है, ब्रिटिश पहले भी है। जो हमारी मिर्चें आई तो पोर्चुगीज लाए आलू भी पोर्चुगीज लाए यहाँ पे मतलब होते नहीं समोसा थे। बाहर से आया हाँ। जलेबी बाहर से आई मतलब ये आपका इतनी चीजें हैं जो हिंदुस्तान वालों ने इख्तियार कर ली और उन्हें अपना बना लिया मुझे याद है मेरे पड़ोस में जैन आंटी रहती हैं मैंने जब हिंदू में मैं लिखा करता था तो समोसे की हिस्ट्री पर आर्टिकल किया हाँ। कि कैसे हिंदुस्तान में जो समोसा आया वो कीमे का समोसा था वेजिटेरियन में तो बिल्कुल। कोई वजूद ही नहीं था हाँ। साहब वो शाम को मेरे घर आ गए लड़ने को मेरी वादा से शिकायत है देखो ओसामा कह रहा है कि कीमे का समोसा बनता है समोसा हमारा है, इसमें तो आलू आलू और मटर तो का लोग पीछे जाते नहीं है लेकिन बहुत सी जलेबी है बहुत ये से लफ्ज़ी हेल्दी फारसी का लफ्ज है समसा मतलब ट्रायंगल समोसे का समसा का मतलब होता है ट्रायंगल तो समसा यहाँ समोसा हो गया ये जलेबी भी आई जो आप गाना सुनते हैं जलेबी अफगान जलेबी तो अफगान जलेबी वहीं से आई है मियाँ जलेबी और बड़ी टेढ़ी जलेबी है तो ये टेढ़ी खीर है खीर की बात भी हम कर सकते थे जी, हमें हम आज जो हम लोग खाने खाते हैं हमें पोर्तुगीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो उन्होंने हमें डिशें अदा कर दी आलू वरना हम क्या खा रहे देखो, होते आजकल के तरक्की के जमाने में हिंदुस्तान को आलू का मिलता तो क्या क्या होता लेकिन जो आज रेस्टोरेंट में खाना मिलता है जी। दिल्ली के या हिंदुस्तान भर में मुगलाई के नाम पे ये खाना जो है जेन्युइन मुगलाई तो नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं इस पे करखानदारी मजदूर जो हमारा है उसका इम्पैक्ट कितना है देखिए बहुत आप मैं इससे मिसाल ले लीजिए जाम मस्जिद ठीक चौक पे रहमतुल्लाह होटल जी साहब नहारी बेचते हैं खाना बेचते हैं रहमतुल्लाह होटल बंगाली में लिखा हुआ है अच्छा तो सोचिए कितना इन्फ्लुएंस है जो लेबर आ रही है आस पड़ोस से बिहारी आ रहे हैं तो आपको याद होगा नहारी में कभी इतनी तेज मिर्ची नहीं होगी ना 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 अब ये अब मिर्ची अचानक से अब जो इतनी तेज जामिया में जो नहारी बन रही है उखले में हाँ। वो उसमें इतनी मिर्चें डालते हैं क्योंकि वो गरीब के लिए ये कोई भी आसान- इनफैक्ट नहारी में टमाटर का कोई वजूद टमाटर का नहीं क्या काम कोई वजूद नहीं टमाटर का मेरे ख्याल में दिल्ली के खानों में टमाटर का मुगलिया खाने में टमाटर का मुगलिया काम खाने नहीं में टमाटर का कोई काम ही नहीं है मीट अगर आप खटास के टमाटर लिए में बना रहे हैं बनता तो मीट के साथ इंसर्ट कर रहे हैं आप आपको
दही में बनेगा मीट दही, हमेशा लाजवाब। always दही। हाँ, हम लोगों के घर में टमाटर कभी नहीं कभी डलता नहीं था, है, कभी लेकिन नहीं है। अब मजबूरी में खाते हैं क्योंकि अब नहारी से तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं। नहारी में तो हमने बात कर ली थी। टमाटर का जिक्र आएगा, टमाटर का जिक्र अभी नहारी आया। में कैसे होगी? अरे नहारी में क्या बोर में भी टमाटर का अरे खाना नहीं, जो हमारा पसंदा है शुरू से शुरू होता है जाता जी। स्टू में बात लेते लोग हमारे घर में मुझे याद है टमाटर गोश्त बनेगा तो टमाटर आएंगे, नहीं तो टमाटर का कोई काम। और टमाटर घर में आता ही नहीं था पहले दिल्ली वालों के यहाँ टमाटर सब्जी में डलता था, सब्जी बन रही है तो उसमें बनता था। एक तो बता दूं कि दिल्ली वाले जो हैं चटोरे तो जबरदस्त हैं, तो यहाँ वेजिटेरियन के साथ सारा नॉन वेज के साथ वेजिटेरियन भी सारा उसी स्टाइल से बनता था। ये तो हमने कलमी बड़े बनते थे उसी तरह से कबाब बने हैं, कमल ककड़ी के कबाब बनते थे, कटहल से बनते हैं, कटहल से ऐसे बनते थे कि आप मीट भूल जाएंगे। कटहल की जो बिरयानी बनती है, कटहल के साथ जो कोरमा बनता है, जो कमल ककड़ी के कबाब बनते हैं। तो मेरे घर में जब दावत होती थी तो जो भी मेहमान आते थे, अगर मेरे यहाँ कबाब बनेगा मीट का तो कमल ककड़ी के कबाब भी बनेंगे, कच्चे केले के कबाब लाजवाब बनते हैं। तो हर चीज मतलब इक्वल होती थी कि अगर पसंदे हैं आपके पास जो है पसंदे भी बनेंगे, कोफ्ते हैं तो आपके पास कोफ्ते भी बनेंगे। तो जो वेजिटेरियन जो नॉन वेज खाएगा वो वेजिटेरियन भी बराबर की सारी डिशें को मिलेंगी। तो कबाब भी बनते थे, तमाम चीजें होती थी। तो दिल्ली का एक खाने का जो सफर है ये खत्म होने वाला नहीं है। और हमारे याहिया साहब जो है ये जिंदा रखे हुए हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम के खिला रहे हैं, खा रहे हैं, बता रहे हैं। जब कभी आपको देखना हो कि कहाँ अच्छा असली खाना मिलेगा तो इनका ब्लॉग देख लिया कीजिए। ग्लोबल सेंटर इनके ब्लॉग का नाम है, हाँ। आप जरूर देखिए। हाँ। इतने मतलब अच्छे अंदाज से जाया भाई खबर करते, तो इतने हिंदुस्तान के जहाँ कोनों में हम नहीं पहुँच सकते ना, वहाँ जाया भाई का कैमरा और जाया भाई पहुँच जाते हैं और हम तक वो जाके पेश करते। हम तो जुबान से खाते हैं, हम तो आंख से खाते हैं खाना, ये कैमरे से खाते हैं। मैं मुंह नहीं आपको भी खिलाते हैं। इनका कैमरे का लेंस जो है वो ऐसे चटखारे लेता है जो आपकी और मेरी जुबान नहीं लेती। कैमरा ही खा रहा होता है, हम नहीं खाते। अच्छा, ये खाना बनाना भी आर्ट है जाहिर है, और जितने भी आर्ट के काम हैं, जितने भी आर्ट हैं, इन सब के लिए जरूरी है ना सिर्फ ये कि आपको कोई गम ना हो, बल्कि आप अंदर से खुश हो। जी। तो जिस दिन घर की खातून नाराज होंगी उस दिन आप नोट करेंगे कि जायका कहीं उड़ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो अपने घर की खातून को खुश रखा। अच्छा, इसमें आपने एक बड़े मजे की बात बताई थी जो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आपके जो वालिद साहब थे, पिताजी आपके, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा खाने के बारे में। तो वो नमक के बारे में क्या बताते हैं? नमक का बड़ा महत्व है खाने में, बाकी सारी चीजें जो है, लेकिन नमक का क्या खेल है वो बताइए। भाई नमक वो चीज़ है, आप कम मिर्चों का खा सकते हैं, आप कम नमक का नहीं खा सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी जितनी भी रेसिपी और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें सबसे सस्ती चीज़ अगर आप देखेंगे वो नमक होगी पानी के बाद। तो ये वो सस्ती तरीन चीज़ है जिसने अगर ज़्यादा हो जाना है तो आपकी हंडियाँ बिगड़ गई, कम हो जाना है तो आपकी हंडियाँ बिगड़ गई। ये बड़ी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक वो हमारे कबाबी के जो ओनर हैं वो अमूमन ये कहा करते हैं कि 1-2 पैसे की ये चीज़ है, अल्लाह ताला इसके अंदर से ये जायका उठाले तो आप खाना नहीं खा सकते। सही बात। एक चीज बता रहे थे आप कि वो खाना सूंघ के पहचान लेते थे कि भाई इसमें नमक जो है वो उबलने से पहले बड़ा वो पॉइंट बताइए, बड़ा नाजुक पॉइंट है असल वो। में वो इतने ज्यादा इसको अहमियत देते थे। वो कहते थे कि अगर खाना पसने के बाद आखिर में नमक चख के नमक तुमने ठीक किया तो आपने इंसाफ नहीं किया। ये जब तक पहले उबाल से पहले आपने नमक नहीं डाला वो खाने के रेगुलेशन में नहीं नहीं लगेगा। माहिर बैठे हैं इस बात को कंफर्म कर। दुरुस्त। जी। तो इसमें बड़ी उनकी खास पहली ऊपर से डाल के तो कभी मजा नहीं, आता नहीं। बिल्कुल। जी, जी। उसके बाद वो खाने ही नहीं खा पाते थे। जी, अगर जी। कम हो गया ऊपर से डाल दो तो बेकार। बेकार हो गया। तो उस वक्त सही उसका जो टेस्ट पहले से ही आपको सही लेके चलना पड़ेगा। और मैंने जो भी कुछ यहाँ तक कि ब्लॉगिंग भी मेरे वालिद से मैंने सीखी। सन 2002 की बात है, यूट्यूब की पैदाइश भी नहीं हुई थी, उस वक्त उन्होंने ब्लॉगिंग की हुई है। मेरे पास वो वीडियोस आर्काइव हैं, सेव हैं, अगर कभी मौका लगा तो आपके सामने रखूंगा। चलिए, बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। और हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि जब तक इंसान जिंदा है उसे भूख भी लगती रहेगी, खाता भी रहेगा और दिल्ली को याद भी करता रहेगा, क्योंकि दिल्ली के खानों से अच्छा दुनिया में कोई खाना नहीं है जनाब। और खाना कैसे बनना है, कौन से खाने में क्या बारीकी है, क्योंकि खाना बनाना बहुत मुश्किल आर्ट है। बड़ी इसमें मेहनत चाहिए, बड़ी आपकी आँख नाक कान सब खुले हों।
तो उसके लिए आप उसामा जलाली जी के उस पर जाइए। ये मैं तो देखता हूँ, इनका बड़ा मज़ा आता है बहुत। मैंने इसीलिए आज इनको दोनों को तकलीफ दी। मैंने कहा आज आ जाओ, खाने की बात करें, राजनीति की बात तो मैं आपसे करता रहूँगा, लेकिन आज खाने की बात। और अब मुझे यकीन है कि सबको यहाँ बहुत ज़बरदस्त भूख लग चुकी है, और लेकिन ये कि आप लोगों को भी भूख लग रही होगी हमारा प्रोग्राम देख के, तो आप भी जाइए, हैव अ गुड फूड। थैंक यू।